बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS11 इंपॉर्टेंट MCQs फॉर फाइन टर्म 2023। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हम इसमें कवर करेंगे और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस एक वीडियो को और इन MCQs को कवर करने के लिए 3 दिन का टाइम लगा है। अगर आप लोग इस वीडियो को मिस करते हो तो आप लोगों का अपना लॉस है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, इसमें हम मॉड्यूल जो है ना वो 82 से लेकर 234 तक जितने भी MCQs मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में बताए वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। और ये एफर्ट जो है ना वो हमारे ये एक स्टूडेंट ने की है, तो आपने उसको भी अपनी दुआ में याद रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी अपनी वीडियो को। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम अपने चैनल पर आएँ तो यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि कितने लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ और कितने ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ फिर भी वीडियोज़ देखते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट 30% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी नहीं करते। तो अगर आप लोग सारे मिल के करो तो कितनी सपोर्ट बनती है और इस चैनल पर कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों का दिल नहीं करता, पता नहीं क्या इशू है यार। मर्ज़ी, अगर आप लोगों ने अब भी सब्सक्राइब नहीं करना तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी, मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके अलावा ये प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से। इसमें CS की आपको A to Z सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, करंट पेपर्स जो लास्ट टाइम हुए थे फाइनल टर्म में, ये उस पर वीडियो उनको सॉल्यूशन है, इसको भी आपने देखना है। उसके बाद इंग्लिश 1-1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, इंग्लिश 201 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, पार्ट 301 के और पार्ट 301 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसी तरह इस्लामियात के भी। तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी असल जो आज की वीडियो का मकसद है MCQs को, और इसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह एंड तक। थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, इनको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहले MCQs है, सिंपल से MCQs उन्होंने हमसे पूछा है। अ प्राइमरी प्रिवेंशन टेक्निक दैट इज़ यूज्ड टू फिल्टर ट्रैफिक पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द नेटवर्क यूजुअली विद द प्रोग्राम इज़ नोन एज फायरवॉल। यानी कि ऐसी टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे नेटवर्क में जो दूसरी ट्रैफिक्स आ रही होती है उनको फ़िल्टर करे, तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, फायरवॉल बोलते हैं। अब इसको जो है ना वो फायरवॉल क्यों दिया गया नेम, हम जब LMS पे क्विज़ स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम एक फायरवॉल एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, और उसका मकसद होता है कि कोई भी जो ऑलरेडी एक्सटेंशन, कोई भी जो दूसरी ट्रैफिक हमारे गूगल क्रोम पर एक्सेस हासिल की हुई है उसको रिमूव किया जाए और हम हर तरह से सिक्योर हो जाए। तो फायरवॉल का यही काम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्विज़ है ये हम देख लेते हैं। इसमें उन्होंने हमसे पूछा है स्पैम फिल्टर्स विच आर फायरवॉल्स डिज़ाइन टू ब्लॉक अनवांटेड ईमेल्स। जो फायरवॉल्स हैं उनको आगे एक और में चीज़ में डिज़ाइन किया गया है जिनको हम स्पैम फिल्टर्स का नाम देते हैं। ये जो स्पैम फिल्टर्स होते हैं ये बेसिकली सिर्फ यूज़ होते हैं हमारी ईमेल्स में जहाँ पे हमें अनवांटेड ईमेल्स आ रही होती हैं, ऐसी गैर ज़रूरी ईमेल्स आ रही होती है, वहाँ पे स्पैम फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, स्पैम फिल्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड MCQ है उसमें हमसे पूछा गया है अनदर प्रिवेंटिंग टूल दैट हैज़ फिल्टरिंग कनोटेशन इज़ नोन एज अ प्रॉक्सी सर्वर। जो दूसरा एक ऐसी टूल है जो क्या करती है, सेम इसी तरह हमें प्रोटेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फ़िल्टरिंग कनोटेशंस होते हैं, यानी कि इसमें फ़िल्टर करने की सलाहियत होती है। ये चीज़ों को फ़िल्टर करता है कि कौन सी चीज़ हमें नुकसान पहुँचा सकती है, कौन सी नहीं पहुँचा सकती। तो इसके लिए हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास कुछ जो प्रॉक्सी सर्वर्स हैं उनमें हमारे पास ये हैं पार्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस जो हमें प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास FTP आ जाता है, HTTP आ जाता है और टेलनेट आ जाता है। इसका आपको पता हो कि प्रॉक्सी सर्वर्स जो है ना वो कौन से हैं, आपको इनके नेम आते हो, ठीक है। उसके बाद हम मज़ीद आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास FTP प्रॉक्सी है। इसमें देखें तो इसमें है सर्वर कुड चेक ऑल इनकमिंग फाइल्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ नॉन वायरसेस एंड ब्लॉक ऑल इन्फेक्टेड फाइल्स। FTP जो प्रॉक्सीज होती है ये क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका मतलब बनता है, और ये क्या करता है, क्योंकि इसके नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो फाइल्स होंगी उनकी जो इनकमिंग आ रही, जितनी भी फाइल्स आ रही है उनको चेक करेगा। अगर उनमें वायरस है उनको ब्लॉक कर देगा, अगर नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसका ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आपको पता है मोबाइल में हम यूज़ करें या PC में या लैपटॉप में तो इसका सेम एक ही फंक्शन होता है। ये क्या करता है, जितने भी नॉन वायरसेस होते हैं और दूसरे इन्फेक्शन होते हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है और उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। जैसे हम
अगर कार रीडर की मदद से कार्ड लगाएं अपने इसमें पीसी में या लैपटॉप में तो क्या करेगा, जो भी वायरस होगी उसको पहले डिटेक्ट करेगा, रिमूव कर देगा। तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन क्या होता है? मेकिंग श्योर दैट द ऑथर ऑफ अ मैसेज इज इन फैक्ट द पार्टी इट क्लेम्स टू बी। इसका मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इतना नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो ऑथर होता है ना मैसेज का, वो खुद क्लेम्स कर रहा होता है कि ये पार्टी उसकी अपनी है, यानी कि अथेंटिकेट कर रहा होता है खुद को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि अ प्राइम एग्जांपल इज़ द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP नाउन एज। सिंपल आपको पता होना चाहिए जो सिक्योर वर्जन है ना HTTP नाउन एज HTTPS। अब यहाँ पे जो आपका HTTP है ये क्या जाहिर कर रहा है? ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी आपको शॉर्ट फॉर्म और जो लॉन्ग फॉर्म है वो भी पता होनी चाहिए। और इसका जो सिक्योर वर्जन है ये किसका सिक्योर वर्जन है भला? HTTPS का, ठीक है। मतलब कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर जो है ना वो इसका सिक्योर वर्जन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? HTTPS आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फॉर फाइनल टर्म। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द बैकबोन ऑफ HTTPS इज़ द प्रोटोकॉल सिस्टम नाउन एज अ सिक्योर सॉकेट लेयर। जो बैकबोन होती है ना हमारे पास HTTPS की, वो क्या होती है? वो सिक्योर सॉकेट लेयर होती है जिसको हम SSL भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं दो। पहला क्या है कि वन की इज़ नोन एज अ पब्लिक की इज़ यूज टू इनक्रिप्ट मैसेज। आपको जो है ना वो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि विच की इज़ यूज टू इनक्रिप्ट मैसेज। कौन सी की यूज़ होती है मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, यानी कि उसको पढ़ने के लिए? तो वो कौन सी यूज़ होती है? वो होती है पब्लिक की, यानी कि जो हर बंदे के पास होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें इसी का उल्ट होता है, इसमें होता है कि ओल्डर की नोन एज अ प्राइवेट की इज़ रिक्वायर्ड टू डीक्रिप्ट मैसेज, यानी कि मैसेज को एडिट करना हो या लिखना हो उसके लिए कौन सी हमें की यूज़ करेंगे? तो वो प्राइवेट की यूज़ करेंगे, ठीक है। प्राइवेट की यूज़ करेंगे। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है फाइनल के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़। सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ हुज टास्क इज़ टू बी मेंटेन एक्यूरेट लिस्ट्स ऑफ पार्टीज़ एंड देयर पब्लिक कीज़। जो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ होती हैं ये क्या करती हैं? जितनी भी पार्टीज़ होती हैं उनकी एक लिस्ट बनाती है और उनकी जितनी भी पब्लिक कीज़ होती है ना उनको मेंटेन करती है। इसका सिर्फ यही काम होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद सर्टिफिकेट्स है। सर्टिफिकेट्स का जो मतलब है वो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अ सर्टिफिकेट इज़ अ पैकेज कंटेनिंग पार्टी नेम्स एंड दैट पार्टी पब्लिक की। यानी सर्टिफिकेट क्या होता है कि जो भी पार्टी होती है उसका जो नेम्स होता है, उसकी जो पार्टी की पब्लिक की होती है उसको हम सर्टिफिकेट का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है कि इन दिस मैनर द होल्डर ऑफ द प्राइवेट की कैन प्रोड्यूस अ बिट पैटर्न कॉल्ड अ डिजिटल सिग्नेचर। जो हम कोई भी पैटर्न लगाते हैं मोबाइल में या कहीं पे भी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। डिजिटल सिग्नेचर उसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ये प्राइवेट की के अंदर आता है और इसमें हम यानी कि अगर अपने मोबाइल को ही हम पासवर्ड लगा रहे हैं तो उसको हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है। एक सिग्नेचर होता है जो हम हाथ से करते हैं, वो होता है फिजिकल, आप उसको बोल सकते हो। लेकिन ये डिजिटल होता है जिसको आप पासवर्ड भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि यूएस कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट पास्ड इन। जो यूएस में कंप्यूटर फ्रॉड और अब्यूज़ एक्ट था वो कब पास हुआ था? तो वो 1948 में पास हुआ था। ये आपको इसकी जो टाइम है ये आपको पता होना चाहिए कि 1948 में पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ECPA, ठीक है। मीनिंग इसका क्या है? इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है और MCQs में भी कि ECPA का मतलब क्या होता है? तो ECPA का मतलब होता है यूएस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट। आप सिर्फ यूएस से आगे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट इतना बता दो तो ये इनफ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि नेशनल असेंबली पासेस न्यू साइबर क्राइम लॉ इन 2016। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि नेशनल असेंबली ने जो न्यू साइबर क्राइम के जो कानून था वो कब पास किया था? तो वो 2016 में पास किया था नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ सिक्योरिटी
सिक्योरिटी एक्ट्स चल रहे हैं, कुछ कानून हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि आपको पता होना चाहिए। पहला जो कानून है वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस 2017 वाला जो कानून है, इसमें क्या है कि आपको प्रिवेंट किया जाता है ताकि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस ना करो, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपने जस्ट एक दफ़ा इनको रीड आउट कर लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक पहला था जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये जो सेकंड लास्ट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो एक्ट था ये कब पास हुआ था, ये 1974 में पास हुआ था। उसके अलावा जो पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एक्ट है ये 2007 में पास हुआ था, ठीक है। ये जो पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का एक्ट है ये ऑलमोस्ट जो हमारे जितने भी ये जायज़ कैश या ईजी पैसे वाली शॉप्स होती हैं उनके पास भी होता है, ताकि क्योंकि उनको सिक्योर रहना पड़ता है इस चीज़ से वाले, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि अल्गोरिदम सेट ऑफ स्टेप्स दैट डिफाइन हाउ अ टास्क इज़ परफॉर्म्ड। अल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, डिफाइन अल्गोरिदम, ये एमसीक्यूज़ में भी या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अल्गोरिदम क्या होता है। अल्गोरिदम होता है सेट ऑफ स्टेप्स दैट डिफाइन हाउ अ टास्क इज़ परफॉर्म्ड, यानी कि इसमें सेट होता है स्टेप्स का, हमें पूरा लाहे अमल बताया जाता है कि किस तरह हमने एक टास्क को मुकम्मल करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद एक और एमसीक्यूज़ है कि कन्वर्ट किलोमीटर्स टू मीटर्स मल्टीप्लाई द इनपुट विद। जो हम अगर किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो जो आउटपुट हमारे पास आएगी उसको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मीटर्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि मैनी रिसर्चर्स बिलीव दैट एवरी एक्टिविटी ऑफ अ ह्यूमन माइंड इंक्लूडिंग इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग इज़ एक्चुअली द रिज़ल्ट ऑफ द एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं है, इसमें सिंपल बताया गया है कि बहुत सारे रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन का माइंड है वो क्या है, उसमें इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और जो डिसीजन मेकिंग की सलाहियत है वो एक्चुअली क्या होता है, एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन का नतीजा होता है। यानी कि एक जो हमने लाया अमल क्रिएट किया होता है अपने माइंड में कि हमने इस टास्क को इस तरह से परफॉर्म करना है, वो एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन का ही नतीजा होता है, ठीक है, नथिंग एल्स। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्बिगियस, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट काफ़ी दफ़ा रिपीटेड भी आया है क्विज़ 3 में, क्विज़ 4 में, ठीक है। अनएम्बिगियस का मतलब होता है द इन्फॉर्मेशन इन दिस स्टेट ऑफ प्रोसेस, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी वो चल रही है, ठीक है, अभी वो स्टेट ऑफ द प्रोसेस है। मस्ट बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन अनइक्वली एंड कम्प्लीटली द एक्शंस रिक्वायर्ड बाय स्टेप। जस्ट आपको इतना पता हो, अनएम्बिगियस का मतलब होता है द इन्फॉर्मेशन इन दिस स्टेट ऑफ द प्रोसेस, यानी कि अभी वो प्रोसेस के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिंगल एल्गोरिदम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी वेज। एक जो एल्गोरिदम होता है सेट ऑफ स्टेप्स, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा लाहे अमल होता है उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट वेज में, ठीक है। यानी कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका ढूंढा है तो हम उसको और भी डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम मैनी वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को हम सिंगल एल्गोरिदम बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास डिग्री में वैल्यू दी हुई या आपने उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हो, F=9/5 मल्टीप्लाई बाय C + 32। ये फ़ारेनहाइट में चेंज करके वैल्यूज़ आपको दे देगा और ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है यहाँ पे कि अ प्रोग्राम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, एल्गोरिदम की रिप्रेजेंटेशन होती है। एल्गोरिदम क्या, मैं आपको बताया कि सेट ऑफ स्टेप्स है, यानी कि आपने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है वो लाहे अमल है, और जब आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो उसको हम प्रोग्राम बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर आप इसी प्रोग्राम की डेफिनेशन अगेन दी हुई, ठीक है, इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास वही प्रोग्राम की डेफिनेशन है कि द टर्म प्रोग्राम यूजुअली रेफर्स टू अ फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम डिज़ाइन फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। प्रोग्राम जो होता है, हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए प्रोग्राम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो एल्गोरिदम है उसी की फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। जो एल्गोरिदम हमने बनाया है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हम फिजिकली यूज़ कर रहे हैं, उसको हम प्रोग्राम का नाम देंगे इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट देखें तो इसी से रिलेटेड आगे एक और क्वेश्चन है कि अगर एक जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि जो एक्टिविटी है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की, यानी कि एक प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्विज इंपॉर्टेंट नहीं है, एज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड हैज़ मोर देन वन मीनिंग। जो टर्मिनोलॉजी होती है, एक लफ्ज़ होता है, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी है
कि ईच प्रीमिटिव हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स एंड सिमेटिक्स। ये जो सिंटैक्स और सिमेटिक्स होते हैं ना, ये हर लफ्ज़ का अपना होता है सिंटैक्स और सिमेटिक्स। ये होते क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहले मैं बता देता हूँ, जो सिंटैक्स होता है ना, सिंटैक्स ये रेफ़र करता है कि जो आपका वो सिंबल है, जो आपका वो लफ्ज़ है, उसको हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से लिखना है। लाइक आपका कोई भी लफ्ज़ है तो सिंटैक्स का मतलब ये बनेगा कि आपने जो है ना उसको लिखना किस तरह से, ठीक है। लाइक ABC है या अलिफ बे पे है या 1 2 3 है, तो ये सिंटैक्स होता है। और जो सिमेटिक्स होता है उसका मतलब होता है कि आपने उसको जो है ना वो बोलना किस तरह से है, उसका जो मीनिंग बनेगा वो क्या होगा, ठीक है। सिमेटिक्स मीनिंग, तो ये है इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एल्गोल एंड पास्कल वाला। इसमें क्या है, आपको सिर्फ सिंपल पता होना चाहिए कि जो लूज़ वेरिएशंस होती हैं लैंग्वेजेस की, लूज़ वेरिएशंस, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्गोल एंड पास्कल बोलते हैं। जस्ट ये आपको पता हो, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमारे पास ज़ीरो कोड से रिलेटेड है और आपको ये पता होना चाहिए, ज़ीरो कोड की डेफिनेशन भी आनी चाहिए आपको। अ ज़ीरो कोड मस्ट हैव अ कंसिस्टेंट कंसाइज नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग रिकरिंग सिमेटिक स्ट्रक्चर्स। जो सिमेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट्स करने के लिए हम एक कंसाइज नोटेशन का यूज़ करते हैं, कंसाइज सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम ज़ीरो कोड बोलते हैं। तो ये ज़ीरो कोड की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने है, दिस ज़ीरो कोड स्ट्रक्चरली डायरेक्टली फॉलोज द इक्विवेलेंट पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये जो ज़ीरो कोड होता है, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसको फॉलो कर रहा होता है, वो पाइथन, जो पाइथन की लैंग्वेज होती है ना, असाइनमेंट स्टेटमेंट, उसको यूज़ करता है, ठीक है। सिंपल है। उसके बाद इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs भी है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हील स्ट्रक्चर या इफ़ स्ट्रक्चर भी आप इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अनदर कॉमन सिमेटिक स्ट्रक्चर। ये भी एक सिमेटिक स्ट्रक्चर है और इसमें क्या होता है, रिपीटेड एग्जीक्यूशन होती है स्टेटमेंट की, और ये स्टेटमेंट को एज लॉन्ग एज द कंडीशन मस्ट बी ट्रू, यानी कि जो स्टेटमेंट होती है हम उसको उतनी देर तक एग्जीक्यूट करवाए रखते हैं, रिपीट करते रहते हैं जब तक कि जो हमने कंडीशंस उसमें अप्लाई की है वो बिल्कुल ट्रू साबित ना हो जाए। इसको हम व्हील स्ट्रक्चर बोलते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो पहिए वाला स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो कि अगेन एंड अगेन रिपीटेड होता रहेगा जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू ना हो जाए। नेक्स्ट आप, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQs है और ये क्विज थ्री में भी आया हुआ रिपीटेड है कि द फॉलोइंग लूजली डिफाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फेसेस प्रेजेंटेड बाय द मैथमेटिशियन जे पॉलिया इन 1945। जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग फेजेस थे, 5 फेजेस है, सॉरी 4 फेजेस है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फेजेस है वो 4 हैं, वो किसने डिफाइंड किए थे, तो वो मैथमेटिशियन था जी पॉलिया इन 1945। ये आपको आना चाहिए और इसके जो 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़ हैं वो भी आपको आने चाहिए। वो एक इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके लिए आप नहीं भी आपको पता तो आप शॉर्ट लेक्चर्स देखो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो वो लास्ट में देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इज़ अ टॉप डाउन मैथडोलॉजी इन दैट इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक। जो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन मैथडोलॉजी बोलते हैं। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम एक स्टेप वाइज चलेंगे, पहले छोटे से बड़े से, बड़े से बड़े से, या आप बड़े से छोटे से कर सकते हो, लेकिन वो जो ये पूरी जो मैथडोलॉजी होती है ये एक टॉप डाउन मैथडोलॉजी होती है। यानी कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके बड़े इशू को सॉल्व करते हैं, फिर छोटे को, फिर छोटे को, फिर छोटे को। तो ये टॉप डाउन मैथडोलॉजी होती है, ठीक है। और ये जो हमारी मैथडोलॉजी होती है ये प्रोग्रेस करती है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। यानी कि हमें पहले जस्ट आइडिया होता है कि इसको ये इशू हो सकता है, फिर हम जब उसकी मैथडोलॉजी करते हैं तो हमें पक्का पता चल जाता है कि इसको भाई ये स्पेसिफिक, इसको सिर्फ यही इशू है, तो इसको हम जनरल से स्पेसिफिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, द आइडिया इज़ दैट बाय ब्रेकिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम, इसको हम बोलते हैं स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। के ऐसा आइडिया जिसमें हम क्या करें, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है उसको हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें, ब्रेक कर दें और उसको फिर सॉल्व करने की ट्राई करें, तो उसको हम स्टेप वाइज रिफाइनमेंट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास बटम अप मैथडोलॉजी। और बटम अप मैथडोलॉजी में क्या होता है, बटम से अप, यानी कि नीचे से हम ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करते हैं और इसमें जो हमारी प्रोग्रेस होती है वो स्पेसिफिक से लेकर जनरल की तरफ होती है। यानी कि पहले हमारे पास स्पेसिफिक होती है, फिर हम एज ए ही
बोल देते हैं, जनरली बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो मेथडोलॉजीज़ हैं, टॉप डाउन और बटम अप, इनमें आपको पता हो कि जो हमारा प्रोग्रेस होता है वो किस तरफ जाता है। टॉप डाउन में जो हमारा प्रोग्रेस होता है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आता है, और बटम अप में जो हमारी प्रोग्रेस होती है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज में भी है कि द रिपीटेटिव यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स, इंस्ट्रक्शंस और सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम कंसेप्ट इटरेटिव स्ट्रक्चर नाउन एज लूप। यानी कि लूप जहाँ पे भी आ जाता है उसमें हम क्या करते हैं, रिपीटेटिव यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शंस का और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, ताकि जो हमारा एल्गोरिदम का कंसेप्ट है वो हासिल हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो लूप है, और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है ना, वो कंसेप्ट ऑफ जो लूप है या कंट्रोल ऑफ जो लूप है वो 3 एक्टिविटीज़ पर कंसिस्ट होता है। पहला होता है इनिशियलाइज़ करना, देन होता है उसको टेस्ट करना, देन होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको मॉडिफाई करके अगेन से सही करना। तो ये कंट्रोल ऑफ लूप के 3 एक्टिविटीज़ होती हैं जिन पे इसका पूरा एल्गोरिदम वर्क करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी नहीं, सॉरी, शॉर्ट एंड एमसीक्यूज है, और इसमें क्या है, प्री टेस्ट लूप और पोस्ट टेस्ट लूप है। इसमें क्या होता है, ये लूप स्ट्रक्चर होते हैं जो पहला होता है ना प्री टेस्ट लूप, इसमें होता है कि जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं ना टर्मिनेशन के लिए, वो हम पहले परफॉर्म कर जाते हैं। यानी कि प्री मतलब होता है कि उससे जब बॉडी एग्जीक्यूट करवानी होती है उससे पहले जो टेस्ट और टर्मिनेशन परफॉर्म किया जाता है उसको प्री टेस्ट बोलते हैं। और जो पोस्ट टेस्ट लूप होती है उसका मतलब होता है द टेस्ट फॉर टर्मिनेशन इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर द बॉडी इज़ एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जब बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी तब हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसको हम पोस्ट टेस्ट लूप बोलते हैं। ये दोनों आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिदम एफिशिएंसी है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है, इसमें सिंपल उन्होंने बोला है एल्गोरिदम एफिशिएंसी टुडेज मशीन्स आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग मिलियंस और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ईच सेकंड। जो एक एल्गोरिदम है जो एक मशीन्स के अंदर वर्क कर रहा है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है, वो मिलियंस या बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो परफॉर्म कर सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है जस्ट 1 सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे द सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम विल इंट्रोगेट एन एवरेज ऑफ n over 2 एंट्रीज। जो सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम होती है वो एवरेज को कैसे इंट्रोगेट करता है एवरेज को, तो वो आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, n over 2 का फार्मूला है। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम में यूज़ होता है। और इसी तरह का फार्मूला जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम यूज़ करता है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम वो क्या फार्मूला यूज़ करता है, वो यूज़ करता है log 2n इंट्रीज। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और ये जो log 2n है यहाँ पे, इसका मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके। यहाँ पे जो log 2n इंट्रीज है इसका मतलब क्या होता है, बेस 2 एल्गोरिदम्स ऑफ n, ठीक है। बेस 2 एल्गोरिदम्स ऑफ लुगार्थम ऑफ n, सॉरी लुगार्थम ऑफ n का जो लुगार्थम होता है और बेस 2 में। उसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन का। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोग्राम बिलीव टू बी करेक्ट एंड द प्रोग्राम दैट इज़ करेक्ट। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन का मतलब यही है कि जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसको वेरीफाई करना है कि ये सही है या बिल्कुल इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो इसको सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन बोलते हैं। और ये प्रोग्राम के बिटवीन इसको चलाया जाता है, इसको करेक्ट किया जाता है ताकि जो प्रोग्राम है वो भी करेक्ट हो और जो सॉफ्टवेयर है उसकी बिल्कुल वेरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सॉफ्टवेयर फेलियर फटाल। जो सॉफ्टवेयर फेल होने की वजह से एक बहुत बड़ी वजह बनी थी वो क्या था, थेराक 25 था जिसमें एक्सरे रेडिएशन थी और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो गया था। तो यहाँ पे जो थेराक 25 का लफ्ज़ है ये आपको पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर फेलियर फटाल की वजह बना था थेराक 25। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है, और आपके इंशाल्लाह एग्ज़ाम में भी आएगा क्योंकि ये लास्ट टाइम भी आया हुआ था। और उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है, इन 1986 अ मैन इन टेक्सास रिसीव्ड बिटवीन 6,500 to 25,000 रेडिएशन इन लेस दैन 10 सेकंड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 1 सेंटीमीटर। ये एक बंदा था टेक्सास में, उसमें यही थेराक वाला एक्सरे रेडिएशन का इशू बना था और उसमें जस्ट 10 सेकंड के अंदर उसको जो है ना वो इतनी रेडिएशन से हो गई थी। और जस्ट इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको इसका डेट जो है ना वो पूछते हैं कि कब ये वाक़या हुआ था, तो ये 1986 में हुआ था। आपको पता होना चाहिए 1986 में सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से एक बंदे के अंदर इतनी ज़्यादा शुआएँ जो है वो 1 सेंटीमीटर के एरिया से गुजर गई थी, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी रूट मेन वजह थी इस पूरे इंसिडेंट्स की जो मेन वजह थी वो क्या थी, वो सॉफ्टवेयर फेलियर था, ठीक है।
क्योंकि सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया था, उसमें थरा की जो एक्सरे रेडिएशंस थी वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गई थी। तो ये इसकी जो मेन वजह वो सॉफ्टवेयर फेलियर थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और फेलियर बताया हुआ यहाँ पे, वो क्या था, वेल्च NHS-IT फेलियर। ये जो फेलियर हुआ था वेल्च NHS-IT फेलियर वाला, इसमें टेक्निकल इशू आया था, ठीक है। इसमें कोई सॉफ्टवेयर इशू नहीं आया था, इसमें टेक्निकल इशू आया था और उस वजह से ये फेलियर हुआ था, ठीक है। टेक्निकल इशू, ये दोनों में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इशू आया। उसके बाद डीबगिंग वाला एक इंपॉर्टेंट MCQs है, आपको पता है बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ था कि राइटिंग प्रोग्राम्स इन अ मशीन लैंग्वेज आर टीडियस टास्क दैट ऑफन लीड्स टू एरर्स that must be located and corrected, a process known as debugging before the job is finished, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस में जिसमें हम क्या करते हैं, एरर्स आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, जब हम प्रोग्राम्स को रन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन एरर्स को लोकेट करते हैं और उनको करेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम डिबगिंग बोलते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है हमारे फ्रंट एंड के लिहाज से। यार आप लोग बोर हो रहे हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, थोड़ा पानी पी लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द 1940s रिसर्चर्स सिंप्लीफाइड द प्रोग्रामिंग प्रोसेस बाय डेवलपिंग नोटेशनल सिस्टम्स बाय विच इंस्ट्रक्शंस कुड बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी रेदर देन न्यूमेरिक फॉर्म। जो नोटेशनल सिस्टम इजाद हुआ था 1940s में, ठीक है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस थी वो किस शक्ल में हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, ये आपके पास पूछा जाता है कि किस शक्ल में आप रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो तब आप क्या कर सकते थे, मैनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे देन अदर देन न्यूमेरिक फॉर्म, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट MCQs है, वो पूछते हैं कि हाल्ट जो होता है ना उसका साइन क्या है, हाल्ट के सिंबल्स क्या है। तो हाल्ट का जो साइन होता है वो होता है =C000। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो है ना वो पूरा प्रोसेस हाल्ट हो गया, ख़त्म हो गया, रुक गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आगे आता है यही इन चीज़ों को, जो जिनको हम मिनीमेनिक फॉर्म्स बोलते हैं, यानी जो मिनीमेनिक्स होते हैं इनको क्या, इनका जो नेम होता है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पास मिनीमेनिक्स पहला यूज़ होता है वो है LD, इसका मतलब होता है लोड, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है लोड। और जैसे आगे हमारे पास है ADDI, ये जो मैनिक्स है इसका जो मुकम्मल वर्ड होता है वो क्या होता है, ऐड। इसी तरह ST जो होता है उसका जो मुकम्मल होता है वो होता है स्टोर, ठीक है। जो हाल्ट होता है यहाँ पे देखें हाल्ट है, या HLT भी इसको बोलते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे बोल मैंने बताया है C000, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आगे इनको बोलते हैं कि शिपिंग चार्ज, टोटल कॉस्ट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव नेम्स होते हैं इनको हम प्रोग्राम वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs है वो ये है, प्रोग्राम्स कॉल्ड असेंबलर्स वर डेवलपर टू कन्वर्ट मैनी मोनिक एक्सप्रेशंस इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। असेंबलर्स का लफ्ज़ क्या है, इसका मतलब बनता है कि ऐसा प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है मैनी मोनिक एक्सप्रेशंस को मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में, उसको हम असेंबलर्स बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQs आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। जो मैनिक सिस्टम होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम को, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। कलेक्टिवली उस पूरे प्रोग्राम को जो रिप्रेजेंट्स कर रहा होता है मैनिक सिस्टम को, उसको हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जनाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनको आपकी लॉन्ग फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। थर्ड जनरेशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनमें दो आती हैं, एक होता है फोर्ट्रान और दूसरा होता है कोबोल। इन दोनों का आपको पता होना चाहिए कि ये इनके जो मुकम्मल बनता है, जो मुखफ़फ़ बनता है वो आपको पता होना चाहिए। जो पहला हमारे पास है ना फोर्ट्रान, फोर्ट्रान का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेटर, फार्मूला ट्रांसलेटर इसका मतलब होता है, ठीक है। ये MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। उसके बाद है कोबोल। कोबोल का जो मुकम्मल फॉर्म होती है वो होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे आगे इंपॉर्टेंट MCQs हैं सारे। वंस दिस कलेक्शन ऑफ हाई लेवल प्रिमिटिव्स हैड बीन आइडेंटिफाइड अ प्रोग्राम कॉल्ड ट्रांसलेटर्स। जो हाई लेवल के प्रिमिटिव्स होते हैं जब वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर्स बोलते हैं। ये हाई लेवल के प्रिमिटिव्स ट्रांसलेटर्स होते हैं, मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह का इंपॉर्टेंट MCQs है हमारे पास, और ये दो MCQs इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दीज ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स वर ऑफन कॉल्ड कंपाइलर्स। ये जो ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करते हैं मैनिक एक्सप्रेशंस को, उनको हम कंपाइलर्स भी बोलते हैं। लाइक DVC++ कंपाइलर है, इसी तरह W3 स्कूल भी ऑनलाइन कंपाइलर्स है, इसी तरह से, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्रेटर्स, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और समझने वाला क्वेश्चन है कि एन अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेटर्स कॉल्ड इंटरप्रेटर्स। इतना सारा क्वेश्चन आता है कि जो ट्रांसलेटर्स होते हैं उनका जो अल्टरनेटिव होता है उसको हम इंटरप्रेटर्स बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होता है, जस्ट इंटरप्रेट करता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता है। और ये क्या होता है, ट्रांसलेटर्स के अल्टरनेटिव होता है, यानी कि उसके मुकाबले में, उसके आप कह सकते हो उसके मुतबादल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेस होपर। ये क्या था, ये बंदा जो था ये फर्स्ट कंपाइलर था, ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन है, ये डेवलपर है ऑफ द फर्स्ट कंपाइलर, इसका नाम है ग्रेस होपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस जनरल जर्मन टर्म्स रेदर देन इंग्लिश। जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस थी उसमें जो टर्म यूज़ हुई थी वो कौन सी लैंग्वेज में थी, तो वो जर्मनी की लैंग्वेज में थी, उसमें इंग्लिश में नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जनाब इम्पोर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है नेचुरल लैंग्वेजेस और फॉर्मल लैंग्वेजेस में डिफरेंस का। नेचुरल लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हमारे पास है इंग्लिश है, उर्दू है, जर्मन है और लैटिन है, ये सारी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। और जो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं ये वो तमाम लैंग्वेजेस होती हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं, जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस आपको बता देता हूँ। जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं ये आपको बता दिया, जितनी भी हमारी आम कॉमन हम रूटीन में बोलते हैं वो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं। और जो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं वो प्रोग्राम की लैंग्वेजेस होती हैं, जिनमें प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं। जो नेचुरल लैंग्वेज होती है इसमें क्या होता है कि अगर एक वर्ड है ना तो उसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। और जो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती है उसमें जो एक वर्ड होता है ना उसका जस्ट एक ही मीनिंग होता है, और जो बिल्कुल फॉर्मल ग्रामेटिकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जस्ट इतना आपको पता होना चाहिए, दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मज़ीद ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट मुखफ़फ़ हैं यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म्स और लॉन्ग फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। पहला जो क्या है वो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं IOS, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इनको ये दोनों जो कंपनीज इनको अडॉप्ट किया गया था, और इनके पब्लिश इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, किसके लिए, लैंग्वेजेस के लिए, ताकि लैंग्वेजेस का जो स्टैंडर्ड है उसको मापा जा सके कि कितने हद तक वो बेहतरीन है। इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए थे। ठीक है, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का काम था। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो बनाती ही स्टैंडर्ड्स है लैंग्वेजेस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इससे आगे सारे ही। ठीक है, आपने मिस नहीं करना बिल्कुल भी। Even in the case of high standardized languages, compiler designers often provide features। ठीक है, हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी जो कंपाइलर्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें मज़ीद एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्सटेंशंस बोलते हैं। और ये क्विज़ 3 में भी और क्विज़ 4 में भी रिपीटेड रहा है, कार्ड लैंग्वेज एक्सटेंशंस। इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट हमारे पास जनाब इंपॉर्टेंट MCQs है यहाँ पे, कि जो पाथ होते हैं एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कितने हैं, एक प्रोग्राम को, एक फंक्शन को। तो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट फंक्शनल्स होते हैं। एक होता है फंक्शनल, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और तीसरा होता है इम्पेरेटिव पैराडियम, और चौथा होता है डिक्लेरेटिव पैराडियम। ये 4 पैराडियम है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। फाइनल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं, इनको एक एक को देखते जाएंगे। पहला जो MCQs है यहाँ पे वो ये है कि जो इम्परेटिव पैराडियम होता है वो क्या कहलाता है, तो वो प्रोसीजरल पैराडियम कहलाता है, हम उसको प्रोसीजरल पैराडियम बोलते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट्स करता है, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस होती हैं ना प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस की, उनको रिप्रेजेंट्स कर रहा होता है। और इस प्रोग्राम्स में हम जो पैथॉन की लैंग्वेज होती है ना उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल है, आप चीज़ों को समझोगे आपको मज़ीद समझ लगती जाएगी इन चीज़ों की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है यही जो इम्परेटिव पैराडियम होता है, इसमें होता क्या है कि हम एक प्रोग्राम्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को एक एल्गोरिदम को फाइंड करते हैं एट हैंड, और उस एल्गोरिदम को एक्सप्रेस करने के लिए हम सीक्वेंस ऑफ कमांड्स को तरजीह देते हैं। अब ये इस इम्पेरेटिव पैराडियम में हम जस्ट क्या कर रहे हैं, एल्गोरिदम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो इस इम्पेरेटिव पैराडियम के कंट्रास्ट में यूज़ होता है, इन कंट्रास्ट टू द इम्पेरेटिव पैराडियम, उसको हम डिक्लेरेटिव पैराडियम बोलते हैं। और ये जो डिक्लेरेटिव पैराडियम होता है इसमें क्या होता है, इसमें ऑलरेडी प्री इस्टेब्लिश्ड जनरल पर्पस सॉल्विंग प्रॉब्लम
एल्गोरिदम होता है, यानी कि ऊपर वाले में हमने एल्गोरिदम को क्या किया है, एक एल्गोरिदम फाइंड किया और इसमें वो एल्गोरिदम हम यूज़ करेंगे और उस जो प्रॉब्लम्स होगी ना उसको हम डिक्लेयर कर देंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए इसको हम डिक्लेरेटिव पैराडियम बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पैराडियम है वो है फंक्शनल पैराडियम, और ये जो फंक्शनल पैराडियम होता है ये इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए कि ऐसा प्रोग्राम, ऐसा पैराडियम जिसके अंदर जो प्रोग्राम है ना, इसके अंदर जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, वो होता है एज आ एंटिटी दैट एक्सेप्ट इनपुट्स एंड प्रोड्यूस आउटपुट्स, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोग्राम होता है वो इस तरह से व्यूड होता है कि उसके अंदर क्या वो एक्सेप्ट करता है और इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको फंक्शनल पैराडियम्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मज़ीद जो हमारे पास क्या है, अंडर दिस पैराडियम अ प्रोग्राम इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग स्मॉलर प्री डिफाइंड प्रोग्राम यूनिट्स। ये इसकी अलग से एमसीक्यूज आता है कि ऐसा पैराडियम जिसके अंदर क्या होता है कि कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग स्मॉलर प्री डिफाइंड प्रोग्राम यूनिट्स, पहले से डिफाइंड जो प्रोग्राम यूनिट्स होती हैं उनको कनेक्ट करने से जो हमारे पास पैराडियम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं फंक्शनल पैराडियम, ठीक है। और इसके जो अंदर हमारे पास लैंग्वेज यूज़ होती है वो लिस्प की लैंग्वेज यूज़ होती है और ये एक प्रोमिनेंट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ प्रोग्राम है हमारे पास जो पैराडियम है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम, और आज के दौर में द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इन द टुडे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आज के दौर में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग पैराडियम है वो कौन सा है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम। ये इसके लिए एक पहला एमसीक्यूज है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस होती हैं उनको एसोसिएट किया जाता है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है OOP, OOP भी बोल सकते हो आप इसको, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें इसकी, ठीक है, पैराडियम की, तो इसमें डेफिनेशन सिंपल सी है, फॉलोइंग दिस पैराडियम और सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो व्यूड होता है कलेक्शन ऑफ यूनिट्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और हर ऑब्जेक्ट्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना अपना जो काम होता है उसको परफॉर्म कर सके। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अगेन, ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स वुड इनकम्पास अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस कॉल्ड मेथड्स। हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, कलेक्शन फंक्शंस होता है जो क्या कहलाता है, मेथड्स कहलाता है। जो बेसिकली जो मेथड्स की डेफिनेशन होती है वो यही होता है, मेथड कोई भी हो ना, बेसिक जो मेथड की डेफिनेशन होती है वो यही होती है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, हर ऑब्जेक्ट्स के अंदर कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्नाक्यूलर में भी होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम जो है उसके अंदर हर चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये है, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड अ क्लास। ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ना ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ की, ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको जो डिस्क्राइब करने का प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ बेस्ड ऑन अ पार्टिकुलर क्लास इज सेड टू बी इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बेस करे एक स्पेशल क्लास पर, एक पार्टिकुलर क्लास पर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, यानी कि उसी क्लास का इंस्टेंस बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे डाटा टाइप आ जाती हैं, डाटा की 4 टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहली जो टाइप है वो है इंटीजर्स टाइप। इंटीजर्स रेफर्स करती है न्यूमेरिक डाटा को, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, डाटा टाइप जो होती हैं उनको रेफर्स करती है। और इसमें जो हम यूज़ करते हैं ना वो होल नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है, होल नंबर्स 0 से लेके एंड तक 1 2 3 4 5 सारे न्यूमेरिक डाटा यूज़ करते हैं। और इसमें 2s कम्प्लीमेंट नोटेशन का जो फंक्शन है वो यूज़ होता है, ठीक है। हर डाटा टाइप्स में 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली चीज़ कि उसको रिप्रेजेंट्स करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, न्यूमेरिक डाटा यूज़ कर रहे थे, इसके लिए न्यूमेरिक डाटा पहली चीज़ है। सेकंड आपको पता होना चाहिए उसमें हम किस किस्म के जो सिंबल्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और थर्ड आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन सा नोटेशनल सिस्टम जो है ना वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड जो डाटा टाइप है हमारे पास वो क्या है, वो है रियल न्यूमेरिक डाटा, फ्लॉट है, सॉरी फ्लॉट। फ्लॉट के अंदर हम रियल न्यूमेरिक डाटा यूज़ करते हैं और इसके अंदर जो हम अगेन इसमें भी होल नंबर्स यूज़ करते हैं। और ये इसमें फ्लॉटिंग पॉइंट और नोटेशन का जो फंक्शंस होता है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। डाटा टाइप जो फ्लॉट है ना, इसमें जो फ्लॉटिंग टाइम होती है ना, फ्लॉटिंग पॉइंट, वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड और फोर्थ हमारे पास डाटा टाइप्स हैं उनमें 2 आ जाती हैं, एक है कैरेक्टर्स और एक है बोलियन।
जो हमारे पास करैक्टर्स और बूलियंस होती हैं इनमें आप क्या करते हैं, इनमें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं और मोस्टली जो ये यूज़ होती हैं ASCII और यूनिकोड में। तो इसके अलावा मैं आपको जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो बताऊं तो इसमें जो बूलियन की डेफिनेशन है, बूलियन के MCQs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बूलियन की जो डाटा टाइप होती है रेफर्स करती है कि दैट टेक ओनली दी वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ऐसा डाटा टाइप जिसमें जो टेक करता है वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स उसको बूलियन ऑपरेशंस भी बोलते हैं, बूलियन डाटा टाइप भी आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है मैं अगेन आपको बता देता हूँ, ये चारों MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाटा टाइप्स के हवाले से। द डाटा टाइप्स दैट आर इंक्लूडेड एज प्रीमिटिव्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज इंट फॉर इंटीजर्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स होता है, और CHAR जो 4 होता है इसका मतलब होता है कैरेक्टर्स। ये क्या कहलाती हैं, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनको हम प्रीमिटिव डाटा टाइप्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम प्रीमिटिव डाटा टाइप्स बोलते हैं। ठीक है, और ये 4 हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बूलियन, ये चारों कॉमन प्रीमिटिव्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें डाटा स्ट्रक्चर है और ये इंपॉर्टेंट MCQs है अगेन। डाटा स्ट्रक्चर विच इज़ द कंसेप्चुअल शेप और अरेंजमेंट ऑफ द डाटा। डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो डाटा होता है उसकी जो अरेंजमेंट होती है या उसका जो कंसेप्चुअल शेप होती है उसको हम डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। सही हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्विज़ रहा है हमारे MCQs में भी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, वन कॉमन डाटा स्ट्रक्चर इज़ अरे। जो कॉमन डाटा स्ट्रक्चर, अब हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसमें हमारे पास अरे आ जाता है। अरे क्या होता है, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स होता है। अरे का मतलब होता है ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, इसमें डिफरेंट टाइप्स और सेम टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स होते हैं और इसके आगे एग्जांपल्स होती हैं, टाइप्स होती हैं। 1 डिमेंशनल लिस्ट होती है, 2 डिमेंशनल लिस्ट होती है और ये रोज़ होती हैं, 1 डिमेंशनल अरे, 2 डिमेंशनल अरे। ठीक है, तो इनमें जो सबसे सिंपल डिमेंशनल अरे कंसिडर की जाती है वो क्या होती है, वो 1 डिमेंशनल अरे होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो अरे का टॉपिक है ना उसके अंदर ही हमारे पास एक MCQs आ जाता है कि एन अरे इन विच ऑल डाटा आइटम्स आर द सेम टाइप। ऐसा अरे जिसमें आइटम जितने भी हो ना, डाटा आइटम्स जितनी भी हो वो सेम टाइप्स की हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एग्रीगेट टाइप बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एग्रीगेट टाइप जिसमें सेम टाइप्स ऑफ डाटा हो। और नेक्स्ट अगर हम देखें कि ऐसा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक ऑफ आइटम्स हो, यानी कि अरे के अंदर अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हों तो उसको हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। जैसे हेट्रोजीनियस नेम खुद जाहिर कर रहा होता है, हेट्रो मतलब होता है 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो अरे के अंदर अगर सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हो, सेम टाइप्स ऑफ हो तो उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं, और अगर डिफरेंट टाइप्स हो तो उसको हम हेट्रोजीनियस अरे बोलते हैं। ये आपको इनमें दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है, द मोस्ट बेसिक इंपरेटिव स्टेटमेंट इज़ दी। जो इंपरेटिव स्टेटमेंट होती है वो कौन सी स्टेटमेंट होती है, वो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है। ठीक है, इंपरेटिव स्टेटमेंट कौन सी होती है, असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs आपके सामने हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट लेके समझिएगा। ये MCQs जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड रहा है, Z इज़ इक्वल टू X प्लस वाई। ठीक है, द सम ऑफ X एंड Y बी असाइन टू द वेरिएबल Z। इसका जो राइट आंसर बनता है वो हमारे पास क्या होता है कि जो X और Y है उनका अगर जो मजमूआ होता है वो किसके इक्वल होता है, वो Z के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे जो ये Y के आगे सेमी कोलन बना हुआ है ना, Y के आगे एंड पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेपरेट स्टेटमेंट बोलते हैं। सेपरेट स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है कि ये जो सेमी कोलन है ना एट द एंड ऑफ द लाइन, ये क्या कर रहा है, ये उस लाइन को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये इंपरेटिव लैंग्वेजेस में यूज़ होता है, ये उसको लाइन को सेपरेट कर रहा है, इसलिए हम इसको सेपरेट स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आता है कि जो सेपरेट स्टेटमेंट करने के लिए सिंबल यूज़ होता है वो कौन सा है, तो आपने सेमी कोलन का जो सिंबल है ना वो ड्रा कर देना, सेमी कोलन का सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इन सम अदर लैंग्वेजेस सच एज ADA द इक्विवेलेंट लेंथ स्टेटमेंट वुड अपीयर। अब जो ADA का कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। ADA का क्या मतलब है, ADA का जो सिंबल है वो यहाँ पे Z और X के दरमियान आपके सामने हाईलाइट है, यानी कि पहले कॉलन है और नेक्स्ट आपके साथ इक्वल है। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, लिख देता हूँ। जो ADA का लैंग्वेज में जो ADA का सिंबल होता है वो क्या होता है, सेमी कोलन एंड इज़ इक्वल। ठीक है, सेमी कोलन एंड इज़ इक्वल। ठीक है, ये इसका ADA का सिंबल होता है। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है आपको
पता होना चाहिए। कंट्रोल स्टेटमेंट आल्टर द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम होता है उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है ना, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होती है, यानी कि प्रोग्राम किस तरह से रन करना होता है उसको चेंज कर सकता है, इसलिए हम इसको कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी कि ये प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखें तो हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट ये होती है, इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट इज़ और एल्स स्टेटमेंट इज़ बी। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझिएगा इसको कि फ्लॉट f इज़ टू 3.5। फ्लॉट जो हमारे पास पावर है वो कितनी है, 3.5 है। और जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि अगर CGPA 3 से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, उस बंदे को स्कॉलरशिप देंगे, अदरवाइज़ हम उसको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। तो इस केस में क्या है, हमारे पास जो फ्लॉट है, जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, वो 3.5 है, यानी कि वो 3 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस बंदे को जो है ना वो स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, इस बंदे को हम स्कॉलरशिप देंगे। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, गिव स्कॉलरशिप। ठीक है, गिव स्कॉलरशिप। अब इसी में क्या होता है कि हमारे पास एक और भी क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है, ये जो फ्लॉट वाली वैल्यू है ना, फ्लॉट वाली वैल्यू, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3.5 की जगह पे 2.5 होता है। ठीक है, 2.5 होता है और कंडीशन बाकी जो होती है वो सेम होती है। और इसमें क्या हो जाता है, फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो 3 की होती है कि अगर 3 से ज़्यादा हो गया तो हम उसको स्कॉलरशिप देंगे, अदरवाइज़ हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये 3 से कम होता है तो फिर हम उसको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं करते। तो हमारे पास फिर राइट आंसर ये आता है, सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर अगेन रिपीट हुआ है, इटरेट्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कंडीशन। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है, इटरेट्स करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि रिपीट करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जब तक कि जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हासिल ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद दिस लूप विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें ये वाला मैं इसको हाईलाइट करता हूँ पहले। दिस लूप विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स एज फॉलोज। ये जो क्वेश्चन है ना, जो लेक्चर है 100, लेक्चर 100 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब है उसमें। ठीक है, तो आपने उसको लाजमी करना है। उसमें क्या है, अगर आई की जो वैल्यू होती है ना, आई की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे 5 है। ठीक है, अगर उन्होंने कंडीशन दी है कि हमने इसको 5 टाइम एग्जीक्यूट करवाना है तो हम उसको कितने टाइम एग्जीक्यूट करवाएंगे, 5 टाइम ही करवाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन में एक में आया हुआ था 24 के कितना था, आई इज़ इक्वल टू 24, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि इसमें लूप कितनी टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो भाई वो जो आई के इक्वल जितनी भी रकम होगी ना उतना ही टाइम वो एग्जीक्यूट होगा, तो वो 24 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सच साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल एक्टिवेशन इज़ कॉल्ड। जो एक ही वक्त में मल्टीपल एक्टिवेशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग के सच साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिवेशंस होना, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस का इकट्ठा चलना, उनका एग्जीक्यूट होना, उसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। और पैरेलल प्रोसेसिंग ने आज के दौर को थोड़ा ईजी कर दिया। ये भी क्विज़ है, नेक्स्ट इसको भी देख लेते हैं हम। CPU कोर्स हम देख लेते हैं। पहला, ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर्स, एक जो ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग होती है उसके लिए हमें कितने CPU कोर्स की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें मल्टीपल CPU कोर्स की ज़रूरत होती है। कितने, मल्टीपल, एक से काम नहीं चलता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास क्विज़ है, मैनी मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशंस आर मोर इजीली सॉल्वड इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम पैरेलल प्रोसेसिंग। जो आज के दौर के कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं उनको ईजिली सॉल्व किया जाता है किसको यूज़ करते हुए, पैरेलल प्रोसेसिंग को। ये पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है क्या यार, बताता हूँ सिंपल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी एक पीसी पे, एक ही विंडो पे क्या कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है, ये जो मेरे पास हाईलाइट करने वाला सॉफ्टवेयर है मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला, इसके अलावा जो वर्ड की फ़ाइल है वो भी ओपन है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी 2-3 चीज़ें ओपन है। तो ये क्या है, एक ही टाइम में डिफरेंट एप्लीकेशंस रन कर रही हैं और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। और इसी वजह से जो हमारे 2 डेज़ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं और उनको तेज़ भी हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, आई थिंक आज के बाद इसका कंसेप्ट आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है हमारे पास के व्हाट वी हैव इनफॉर्मली रेफर टू एज एन एक्टिवेशन इज़ कॉल्ड एज। हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है लैंग्वेजेस होती है ADA की और एक लैंग्वेज होती है जावा की। ठीक है, जो लैंग्वेज होती है ADA में उसमें जो टास्क होता है हम टास्क यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन के प्रोसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टास्क यूज़ करते हैं। और जो
जावा होता है उसके लिए हम एक्टिवेशन का प्रोसेस जो होता है उसके लिए हम थ्रेड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, थ्रेड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम जो है ना जो एडी है उसमें कौन सा यूज़ करते हैं और जो जावा है उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे वो है सी लैंग्वेजेस एज द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशन। जो सी लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बोलियन ऑपरेटर्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ। जो सी लैंग्वेजेस होती हैं उनमें कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको, हाँ ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 5 होते हैं, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहला होता है एडिशन का सिंपल प्लस वाला, सब्ट्रैक्शन का माइनस वाला, मल्टीप्लिकेशन का ज़रब वाला, डिवीजन का डिवीजन साइन और मॉड्यूलस वाला, जो कि इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू सॉरी बनता है कि मॉड्यूलस का साइन क्या है। तो परसेंटेज वाला जो मॉड्यूलस है, ये पाँचों जो है ना ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जो कि आज के दौर में यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूज़ होता है मॉड्यूलस का साइन। मॉड्यूलस का साइन को लेके हमारे पास एमसीक्यूज़ भी आते हैं 1-2। इसमें जो रिमेनिंग 1 होता है कैन बी इक्वायर्ड बाय यूजिंग दी मॉड्यूलस ऑपरेटर परसेंट, यानी कि जो 1 एंड पे बचता है वो क्या होता है, वो मॉड्यूलस ऑपरेटर की वजह से होता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जो हमारे पास अक्सर क्वेश्चन आता है 2 होता है मॉड्यूलस 5, ठीक है, 2 मॉड्यूलस 5 होता है। तो मैं इसको काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर चुका हूँ हमारी वीडियोस में, जो क्विज़ 3 की वीडियोस भी होती हैं या जो हमने शॉर्ट लेक्चर्स होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपने 5 को तकसीम करना होता है 2 पर। 5 को आप अंदर रखें और 2 पर इसको तकसीम करें, तो 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से 4 को मनफी करें तो कितना बचता है हमारे पास, जो रिमेनिंग यहाँ पे होता है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे वही 1 की बात हो रही है। ये जो 1 है ना, ये मॉड्यूलस की मदद से हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये एमसीक्यूज़ भी है जो कि आपका आज क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर आएँ तो यहाँ पे हमारे पास सी लैंग्वेजेस में कुछ रोटेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं। पहले हमने ऊपर देखा है अरिथमेटिक ऑपरेशनल्स, और यहाँ पे देखें तो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास कितने होते हैं, ये भी हमारे पास 6 ही होते हैं, ठीक है। और इनकी जो साइंस है वो आपको पता होना चाहिए कि लेस दैन के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, लेस दैन और इक्वल के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ग्रेटर के लिए, इक्वल के लिए। ये जो इक्वल के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आता रहता है, ठीक है। ये अक्सर आपके इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपके क्विज़ में आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और ये एक दूसरे के उल्ट हैं, मुतसाद में है। फर्स्ट जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि नो इफ़ द रिज़ल्ट आफ्टर कंपैरिजन ऑफ 2 वेरिएबल इज़ ट्रू दैन इफ़ स्टेटमेंट रिटर्न्स वैल्यू इज़ 1। मतलब कि अगर आप 2 वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हो और उनका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू है, वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ट्रू हैं, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट की रिटर्न वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो 1 आएगी, ठीक है। कितनी रिटर्न वैल्यू आएगी हमारे पास, 1 आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं और उनके जो 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करने की जो कंपैरिजन का जो रिज़ल्ट होगा वो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। मतलब कि दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के, दोनों डिफरेंट है और उनके वेरिएबल्स के कंपैरिजन फॉल्स आ रहा है, तो उस स्टेटमेंट की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, वो हमारे पास 0 आएगी, ठीक है। ये चीज़ है, ये दोनों आपने याद रखने, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है इन सी लैंग्वेजेस लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इफ़ यू वांट टू कंपेयर मोर देन 1 कंडीशन। अगर हमारे पास सी लैंग्वेजेस में एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम जो जनाब यहाँ पे जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो डब्बा बना हुआ टेबल हमारे पास है, इसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास और ये आपको आने चाहिए। ये C++ ऑपरेटर्स हैं। कौन से ऑपरेटर्स हैं, ये C++ ऑपरेटर्स हैं और ये 3 ऑपरेटर्स हैं। इनमें जो हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर है वो है हमारे पास एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का मकसद ये है कि इसमें जो है ना वो हमारे पास आपको इनकी जो सिंबल्स हैं वो आपको पता हो और इनकी जो टाइप्स है, ठीक है। यहाँ पे जो टाइप्स दी हुई है ना, ये वाले टाइप्स है, ठीक है, ये आपको पता हो। तो जब हम इसके सिंबल्स की बात करें, जो हमारे पास एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर ये वाला, इसका जो सिंबल है वो हमारे पास क्या आता है, डबल जो ये एंड वाला साइन होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डबल वाला, ठीक है,
ये वाला जो डबल साइन है ना, ये वाला ये एंड ऑपरेटर का सिंबल होता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर का जो सिंबल होता है ये आपको पता हो, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आया है। उसके बाद जो आर ऑपरेटर होता है हमारे पास, आर ऑपरेटर, इसका जो सिंबल है हमारे पास, ये हमारे पास डबल जो स्लैश होती है ना वो होती है। ये भी मैं ऊपर आपको लिख के दे देता हूँ, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये वाला इसका साइन होता है, ये वाला, ठीक है। ये देख रहे हो, ये डबल साइन जो होता है ना, ये वाला, ये इसका क्या होता है, ये और ऑपरेटर का होता है, ठीक है, और ऑपरेटर का ये वाला साइन। और इसी तरह जो नॉट ऑपरेटर हमारे पास होता है, नॉट ऑपरेटर जो होता है ना, इसकी जो टाइप है वो यूनरी है। ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है कि नॉट ऑपरेटर की जो टाइप होती है वो कौन सी होती है, तो ये यूनरी होती है। यूनरी का मतलब ये है कि ये जस्ट एक वैल्यू देगा, मतलब कि नॉट ऑपरेटर का आप मतलब कह सकते हो कि उल्ट होता है। अगर एक है और उसका जो आउटपुट नॉट ऑपरेटर में आएगा वो ज़ीरो आएगा, अगर ज़ीरो है तो उसका नॉट ऑपरेटर में जो आउटपुट आएगा वो एक आएगा, ठीक है। ये यूनरी ऑपरेटर इसीलिए है कि इसका जो रिज़ल्ट आता है, जो आउटपुट आते हैं, उसमें सिर्फ ये एक ही वर्ड देता है, ठीक है। बाकी जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। जो नॉट ऑपरेटर है इसकी जो हमारा, अगर हम इसके जो सिंबल्स की बात करें तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ। ये वाला जो सिंबल्स होता है, ये जो हम अस्सलाम वालेकुम के आगे लगाते हैं, या डिफरेंट जो होते हैं ना, ये सल्यूट्स जिनको बोलते हैं, उनके आगे लगाते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो ये नॉट ऑपरेटर का सिंबल होता है। ये आपको पता होना चाहिए, इनके सिंबल्स और इनकी टाइप्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें है हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मतलब क्या है कि ऐसी टेक्निक जिसमें हम क्वांटिटी को मेजर करते थे, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल नंबर्स में, उसको क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मेजर करते हैं दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं, सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज़ को। तो इसको हम बोलते क्या है, ये हमारे पास जनाब होता है, हमारे पास इसको नाम दिया गया है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब है जो प्रॉपर्टीज़ होती है सॉफ्टवेयर की उनको मेजर करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, सम रिसर्चर समटाइम्स कॉल्ड प्रैक्टिशनर्स वर्क टुवर्ड डेवलपिंग टेक्निक्स फॉर इमीडिएट एप्लीकेशंस। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है उसमें जो कुछ होते हैं वो होते हैं प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जो ऑलरेडी डेवलपिंग टेक्निक्स होती है ना, उनके लिए इमीडिएट एप्लीकेशन जो है ना वो तैयार करते हैं, यानी उनके लिए वर्क करते हैं, ठीक है। जो इमीडिएट ऑलरेडी चीज़ें होती है। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा, इसको समझिएगा। ये एक प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग टेक्निक्स, जो पहले से डेवलप टेक्निक्स हैं उन पर काम कर रहे होते हैं। और दूसरे होते हैं थ्योरिटिशियंस। ये थ्योरिटिशियंस कौन से होते हैं, ये जो वो थ्योरीज होती हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, या जो टेक्निक्स पहले जिन पे प्रैक्टिशनर्स काम कर रहे होते हैं उनको डेवलप करने वाले ये बंदे होते हैं, ठीक है। अब इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जो थ्योरिटिशियंस ये हैं आम जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ठीक है। डॉक्टर जो है ना एमबीबीएस वाले, वो हैं थ्योरिटिशियंस, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं, प्रिंसिपल्स बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, और मेडिसिन जो तैयार करते हैं, डीवीएम किया हुआ हो या जो भी हो, ठीक है। अब जो प्रैक्टिशनर्स हैं ये कौन से हैं, ये वो हैं जिन्होंने 14 मंथ का डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, वीटीआई से। इस तरह के डिप्लोमे करके गांव में भी बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त भी, आप लोगों के भी होंगे जानने वाले। तो वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है। वो जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और दवाई दे रहे हैं, मतलब टीका लगा रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस यही है। थ्योरिटिशियंस उस चीज़ों को सर्च करते हैं, बनाते हैं, जबकि जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो जस्ट वर्क करते रहते हैं ऑलरेडी जो बनी होती है चीज़ें उन पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है। पहला जो है सॉफ्टवेयर एरर्स। सॉफ्टवेयर एरर्स की वजह से कितने मिलियन का लॉस हुआ था न्यू बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को, तो इसमें $5 बिलियन का लॉस हुआ था, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपको पूछा जा सकता है, ये वाला केस, इसका फुल मुखफ़फ़ पूछा जा सकता है और आता भी है। केस का मुकम्मल जो वर्ड बनता है वो बोलता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट मुखफ़फ़ वाला एमसीक्यूज़ भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, IDES, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स इसका मतलब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट हमारा जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल जिसका नाम है, ये हमारे इस कोर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेसिक बुनियादी कंसेप्ट है वो क्या है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल होता है। और सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को मज़ीद हम देखेंगे
ठीक है। जो पहला हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो क्विज़ 4 में रिपीट होते रहे हैं, इसमें हम बता देता हूँ मैं आपको। द केस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स द मेंटेनेंस फेज टेंड्स टू बी रिपेयर प्रोसेस। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, अगर सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रहा है तो उसमें जो मेंटेनेंस फेज़ होगा वो क्या जाता है, रिपेयर प्रोसेस में जाता है। और ये बेसिकली किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को समझिएगा, दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। कितनी चीज़ें हैं, दो हैं। एक है रिपेयर प्रोसेस, ठीक है, दूसरा है करेक्ट और अपडेटिंग। अब यहाँ पे जो रिपेयर प्रोसेस है ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ये दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने बताया है इन केस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि कंप्यूटर ख़राब हो गया तो इसको हम रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। ये मेंटेनेंस फेज़ जो कंप्यूटर को होगा ये रिपेयर प्रोसेस होगा। अगर यही चीज़ कोई भी मिस्टेक जो है वो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में आ जाती है, सॉफ्टवेयर में आ जाती है, ठीक है, इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर के अगर मामले में बात करें, अगर उसमें मेंटेनेंस होनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं भला, उसको हम करेक्टिंग या अपडेटिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उसको, करेक्टिंग या अपडेटिंग, ठीक है। चीज़ की समझ आ गई। दो प्रोसेस हैं, दोनों अलग अलग हैं। इस पूरे को आपने अच्छे से ध्यान से रखना है और इसको अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। जब भी कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा उसके लिए हम रिपेयर का प्रोसेस यूज़ करते हैं, यानी उसमें कोई भी मिस्टेक आई तो हम उसको रिपेयर का प्रोसेस बोलेंगे। और अगर हमारे पास केस ऑफ सॉफ्टवेयर होगा तो हम उसको करेक्ट और अपडेटिंग का बोलेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर के मामले में हम उसको रिपेयर का नहीं बोलते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और दोनों आते हैं अलग अलग एमसीक्यूज़ बन के, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज किया जाए, लेकिन आप लोगों को अब इसका कंसेप्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मेजर स्टेप इन द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो मेजर स्टेप होते हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये जो है ना, इसकी जो सिंपल फॉर्म होती है वो होती है SDLC। वो बाद का ये भी पूछ लेते हैं कि जो SDLC उसके स्टेप्स बताएं, तो फिर आप सोचोगे कि ये क्या है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके जो मेजर स्टेप्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। इसके 4 स्टेप्स हैं बेसिकली, ठीक है। बेसिकली कितने, 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम ये एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन में हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है, बनाते हैं कि हमने इसको सॉफ्टवेयर को इस तरह से बनाना है। और फिर इम्प्लीमेंशन होती है, थर्ड जो होता है, इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी तमाम एनालिसिस को, और जो डिज़ाइन क्रिएट किया होता है उसको फिज़िकली इम्प्लीमेंट करके, फिज़िकली उस चीज़ को बना के देन हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। कोई और इशू हो तो उसको हम रिपेयर करके जो है ना वो सारा सेट कर देते हैं। तो ये होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जो फेज़ होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो होता है ये पहला फेज़ होता है, ठीक है, पहला फेज़ होता है। इसमें हम जस्ट ये करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारा फेज़ है, ठीक है, उसके अंदर जो सिस्टम है वो किस तरह से आउटसाइड द वर्ल्ड, किस तरह से उसको डिफ़ाइन करना है, किस तरह से उसको बनाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिक्स सा कंसेप्ट है, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये स्टेक होल्डर्स वाला जो MCQ से बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। स्टेक होल्डर्स या फ्यूचर यूज़र्स जिसको बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। ये असल में जो होते हैं ना वो गवर्नमेंट एजेंसी वाले लोग होते हैं। असल में स्टेक होल्डर्स होता है कि आपके पास मतलब कि कोई बड़ा स्टोर है, उसके मालिक हो आप, और आप आगे अपने स्टोर में से मुकम्मल यानी कि पैक आगे देते हो, सेल करते हो, ठीक है। वो होती है स्टेक होल्डर्स, या आप ऐसा कह सकते हैं जो ठेके लेने वाले होते हैं वो भी होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के होल्डर्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता होता है वो हमारे पास आता होता है गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ वाला, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कमर्शियल ऑफ द शेल्फ है, ये थोड़ा सा मदम नज़र आ रहा है, ठीक है। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ, कोट्स जिसको बोलते हैं COTS, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ, ये इसका आपको मुखफ़फ़ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कि रिक्वायरमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अ डॉक्यूमेंट्स। जो सॉफ्टवेयर के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं वो हम क्या करते हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्डेड इन अ डॉक्यूमेंट, और इस चीज़ को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट MCQs और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो अगेन से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इजी है। इसमें हमारे पास उन्होंने बोला है कि फ्रॉम अ ले पर्सपेक्टिव, ठीक है, एक ले पर्सन पर्सपेक्टिव, एक ले पर्सन जो है उसके नज़रिए से जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है उसमें जो इक्वेटेड विथ डिसाइडेड व्हाट अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ टू डू एंड वेयर इज डिज़ाइन इज इक्वेटेड विद डिसाइडेड हाउ द सिस्टम विल टू डू, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है वो क्या किस लफ्ज़ से वो डिसाइड करता
है वो लफ्ज़ होता है व्हाट, और जो दूसरा होता है ना डिज़ाइन किस तरह से करना होता है तो उसके लिए वो लफ्ज़ यूज़ करता है हाउ। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, हमारे सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं आपको बता देता हूँ, आप हो ले पर्सन और आपके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक सिस्टम के लिए, एक सॉफ्टवेयर के लिए, वो आप सोचोगे कि यार इसके लिए ना क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके लिए आप कौन सा लफ्ज़ यूज़ कर रहे हो, व्हाट का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हो, मतलब कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स आपको पता चल गई, आपने उसका डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो यार आप सोचोगे कि अब इसका डिज़ाइन कैसे क्रिएट करूं, कैसे क्रिएट करूं, तो जो हाउ आता है ना, कैसे डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करूं, कैसे क्रिएट करूं, तो उसके लिए आप हाउ का लफ्ज़ यूज़ करते हो। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की। सॉफ्टवेयर एनालिस्ट जो होता है आप कह सकते हो, या इसको हम सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिस्ट भी बोलते हैं, और ये एक प्रोग्रामर होता है जो मतलब सॉफ्टवेयर बना होता है। ये इसका काम क्या होता है, ये पूरे जो प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होता है और उसकी मतलब चेक कर रहा होता है, उसका एनालिसिस कर रहा होता है, सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, तो इसको हम प्रोग्रामर बोलते हैं। ये आप सिंपल कह सकते हो जो प्रोग्राम बना रहा है वो बंदा है। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग है। टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ओनली वन सेगमेंट इन दी ओवरऑल स्ट्रगल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। टेस्टिंग जो चौथा फेज़ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, चौथा फेज़ है। इसमें होता क्या है कि इसमें हम सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी क्वालिटी एश्योरेंस चेक करते हैं। ठीक है, उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि आया कि इसमें कोई मिस्टेक है, क्या इसमें कोई हमें करेक्ट करने वाली कोई चीज़ है, अगर है तो हम उसमें करेक्शन कर देते हैं, तो उसको हम टेस्टिंग बोलते हैं। तो ये टेस्टिंग होती है। ठीक है, चौथा फेज़ है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल बेसिकली मॉडल कौन सा है, ये वाटरफॉल करता है, यानी कि जो पानी गिरता है वो क्या होता है, वो एक ही सिमत में गिर रहा होता है, चाहे आप गिलास से गिराओ या चाहे पहाड़ से गिर रहा हो। ठीक है, तो वो एक ही सिमत में गिरेगा, मतलब कि तो इसमें क्या होता है, ये वाटरफॉल मॉडल होता है। इसमें आपका जो प्रोसेस होता है वो एक ही सिमत में चल रहा होता है। ठीक है, इसमें जो प्रोसेस होता है वाज अलाउड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। और वाटरफॉल मॉडल को हम क्या बोलते हैं, फ्री व्हीलिंग भी बोलते हैं या ट्रायल एंड एरर मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो बात है हमारे पास इटरेटिव मॉडल, अगेन रिपीट हुआ है, इसको लूप भी आप कह सकते हो, यानी कि अनदर मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स द शिफ्ट अवे फ्रॉम स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल से बिल्कुल अलग चीज़ है ये। ठीक है, इसको इटरेटिव मॉडल बोलते हैं। क्यों इसको अलग बोलते हैं, वाटरफॉल मॉडल एक ही सिमत में चल रहा होता है, जबकि इटरेटिव मॉडल में हम रिपीट करते हैं हर टेक्निक्स को, हर चीज़ को, ताकि हमारे जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो हमारे पास आ जाए। इसको इटरेटिव मॉडल बोलते हैं। ये वाटर मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, ये सेम टू सेम स्टेटमेंट आपके पेपर्स में भी आती है, आपके एमसीक्यूज़ में भी आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ इटरेटिव टेक्निक इज द rational unified process that was created by the Rational Software Corporation, which is now a division of IBM। जो इटरेटिव टेक्निक की एक एग्जांपल है, ये पूछते हैं कि जो इटरेटिव टेक्निक है उसकी एक एग्जांपल बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। इसका एग्जांपल है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, जिसको हम सिंपल RUP भी बोलते हैं। ठीक है, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, और इसको जो है ना वो रैशनल सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के नेम से एक कंपनी है जिसने इसको क्रिएट किया था। ठीक है, और अब जो है ये कंपनी जो है ना रैशनल सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन इज़ नाउ अ डिवीजन ऑफ IBM, यानी कि IBM की डिवीजन में शामिल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द गाइडलाइंस अलोंग द केस ऑफ टूल्स टू सपोर्ट दैम मार्केटेड बाय। जो गाइडलाइंस हैं अलोंग द केस टूल्स, ठीक है, केस टूल्स से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हो जो इनको सपोर्ट कर रही होती हैं, वो किसने मार्केट की हैं, तो वो IBM ने मार्केट की हुई हैं, मार्केटेड बाय IBM। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमसे पूछा है द नॉन प्रोप्रिएटरी वर्जन। जो नॉन प्रोप्रिएटरी वर्जन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यूनिफाइड प्रोसेस बोलते हैं। ये सेम इतनी सी स्टेटमेंट आती है और ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये नॉन कमर्शियल बेसिस पे अवेलेबल है, ये यूनिफाइड प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है prototyping in which incomplete version of the proposed systems called prototypes are built and evaluated। ये क्या होता है, इसमें छोटे छोटे सिस्टम्स प्रपोज किए जाते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए सबसे पहले छोटे छोटे सिस्टम प्रपोज किए जाते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, पूरा वर्जन नहीं होता, पूरा सिस्टम नहीं होता, जस्ट वो इनकम्प्लीट होता है, उसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। और ये बिल्ट और देन उनको एवल्यूट किया जाता है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपके फाइनल के लिए भी और आपके एमसीक्यूज़ में भी आता रहता है। उसके बाद हमारे पास है इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइप्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। हम हर टाइप्स को यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट जो होती है वो है इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। ये जो इवोल्यूशनरी है नाम से ज़ाहिर कर रहा होता है कि ये जो मॉडल होता है इसमें क्या होता है, इनकी मॉडल दैज प्रोटोटाइप्स इवॉल्व इनटू द कंप्लीट फाइनल सिस्टम। ये जो प्रोटोटाइपिंग की ये जो एग्जांपल है इसमें क्या होता है, जितने भी प्रोटोटाइप्स बन रहे होते हैं वो इवॉल्व होते हैं और एक फाइनल सिस्टम बना देते हैं, यानी कि एवोल्यूट करते हैं ख़ुद को और एक फाइनल सिस्टम बना देते हैं। इसको हम एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। इनके नाम से ही इनका मतलब ज़ाहिर हो जाता है। अब अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमारे पास है थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग यानी कि हम उसको क्या कर देते हैं, जो हमारे पास इटरेटिव सिचुएशंस होती हैं उनमें जो प्रोटोटाइप्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उन प्रोटोटाइप्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि फेंक देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। तो ये इस तरह की जो प्रोटोटाइपिंग होती है उसको हम थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं, ठीक है। आपने एक एक लफ्ज़ याद कर लेना है बीच में से जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करे और जो जब पेपर में आए तो आप उसको भूलें ना, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोटोटाइपिंग जो जल्दी से तैयार हो जाए, जल्दी से पूरा सिस्टम क्रिएट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। और इसमें भी वही चीज़ है कि इज़ द सिंपल एग्जांपल ऑफ द प्रपोज सिस्टम इज़ क्विकली कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। अर्ली स्टेजेस जो डेवलपमेंट की होती है उसमें क्या होता है, जो हमने सिस्टम प्रपोज किया होता है कि हमने ये सिस्टम बनाना, वो जल्दी से बन जाता है, उसको हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। तो इन तीनों का आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट भी आपको दे दिया है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास के परहैप्स द मोस्ट प्रोनाउंस्ड शिफ्ट फ्रॉम द वाटरफॉल मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन ऑफ मेथोडोलॉजीज नोन एज एगाइल मेथड, ठीक है। अब दो चीज़ें मैं आपको बताइए, एक ऊपर पहले मैं आपको बताया है कि जो वाटरफॉल मॉडल से बिल्कुल स्ट्रिक्ट अडहेरेंस करता है, यानी कि वाटरफॉल मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट है, वो कौन सा था जो ऊपर मैंने आपको बताया, वो कौन सा था भला। वाटरफॉल मॉडल से जो बिल्कुल डिफरेंट होता है वो होता है इटरेटिव मॉडल, ठीक है। उसके अलावा जो एक अगेन है, जो वाटरफॉल मॉडल से अगेन शिफ्ट कर जाता है, उसको क्या हम बोलते हैं, उसको जो कलेक्शन ऑफ मेथोडोलॉजीज होता है उसको हम अगाइल मेथड बोलते हैं, ठीक है। अगाइल मेथड ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास है वन एग्जांपल ऑफ अगाइल मेथड, ठीक है। ये एग्जांपल आपको आनी चाहिए। वो पूछते हैं कि अगाइल मेथड की एग्जांपल बताओ, तो ये XP है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। XP आप इसका याद रख सकते हो, जो XP के कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, वो आप एग्जांपल याद रख सकते हो, ठीक है। ये XP कॉरपोरेशन की विंडोज़ भी होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो XP मॉडल होता है हमारे पास अगाइल मेथड के अंदर, इसमें जो इसको डेवलप करने के लिए जो टीम होती है वो कितने बंदों पर मुश्तमिल होती है, वो लेस देन अ डोज़न, ठीक है। लेस देन अ डोज़न यानी एक दर्जन से भी कम लोग होते हैं जो इस टीम के अंदर होते हैं, जो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगाइल मेथड आर करेक्टराइज्ड बाय, अगाइल मेथड को हम क्यों मेंशन करते हैं, क्यों करेक्टराइज करते हैं, क्यों डिस्क्राइब करते हैं, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, उसकी वजह से हम इसको डेवलप करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ईजी टू यूज़ होता है और हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इनटू मैनेजेबल यूनिट्स जनरली कॉल्ड, जो डिवीजन होती है ना सॉफ्टवेयर की इनटू मैनेजेबल यूनिट्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर देना मैनेजेबल यूनिट्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको MCQs आना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि हर मॉड्यूल्स के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी सॉफ्टवेयर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास अगेन एक इम्पोर्टेंट MCQs आया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम से रिलेटेड। इसमें क्या है हमारे पास कि द कंटेक्स्ट ऑफ द इम्परेटिव पैराडियम मॉड्यूल्स अपीयर एज फंक्शंस, इन कंट्रास्ट द ऑब्जेक्टिव पैराडियम यूजेस ऑब्जेक्ट्स एज द बेसिक मॉड्यूलर कॉन्स्टिट्यूट्स। मैं आपको बता देता हूँ सिंपल लफ्ज़ों में कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं ना मॉड्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, वो क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स पर कंसिस्ट करते हैं। इसका नेम ज़ाहिर कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट्स पर कंसिस्ट होता है वो तमाम मॉड्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास
यहाँ पे अगेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमाइज द लिंकेज बिटवीन मॉड्यूल्स नाउन एज इंटरमॉड्यूलर कपलिंग। जो मॉड्यूल्स होते हैं ना उनके दरमियान जो लिंकेज होती है उसको कम कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉड्यूलर कपलिंग बोलते हैं। इंटरमॉड्यूलर कपलिंग नाम से ज़र कर रहा है, इंटरमॉड्यूलर यानी मॉड्यूल्स के इंटर मतलब बिटवीन में जो मिनिमाइज होगी लिंकेज होगी उसको मिनिमाइज करना इंटरमॉड्यूलर कपलिंग कहलाता है। तो कपलिंग के आपको पता चल गया है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स इसकी होती है कंट्रोल कपलिंग और दूसरी होती है डाटा कपलिंग। ये नाम से जाहिर कर रहे होते हैं जो कंट्रोल कपलिंग होती है, ठीक है। पहली जो टाइप्स है हमारे पास कंट्रोल कपलिंग की, इसमें क्या होता है कि ये विच अकर्स व्हेन अ मॉड्यूल पासेस कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अनदर एज इन अ फंक्शन कॉल। जब ये तब आती है जब क्या कर रहे होते हैं, जो मॉड्यूल पास कर रहे होते हैं कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। जो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन होता है कि इस मॉड्यूल को पहले पास करना है, इसको दूसरी दफ़ा पास करना है, इसको थर्ड पे पास करना है। तो ये जो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, इस टाइम जब ये अकर्स हो रहा होता है तो तब ये कंट्रोल कपलिंग अकर्स होती है, और ये उन दो मॉड्यूल्स या दो से ज़्यादा जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके दरमियान होती है, ठीक है। और इनकी जो लिंकेजेस होती है उनको मिनिमाइज़ करती है, ठीक है। इसी तरह जो इसकी दूसरी टाइप्स होती है वो होती है डाटा टाइप्स के, डाटा कपलिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम है, जब शेयरिंग हो रहा होता है ना डाटा दो मॉड्यूल्स के दरमियान, ये तब अक्कर होती है या तब इसको हम कंसिडर करते हैं जब शेयरिंग हो रही होती है डाटा बिटवीन टू मॉड्यूल्स, ठीक है। इफ़ टू मॉड्यूल्स इंटरेक्ट विद द सेम डाटा आइटम देन मॉडिफिकेशन मेड टू वन मॉड्यूल में अफेक्ट द अदर। अगर दोनों में जो सेम डाटा टाइप्स हैं, दोनों जो मॉड्यूल्स हैं उनमें जो डाटा की टाइप्स है, जो डाटा आइटम्स है वो सेम है, तो हम इसकी मॉडिफिकेशंस को एक से दूसरे मॉड्यूल्स की तरफ ले जाएंगे और दोनों पे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। ये डाटा कपलिंग होती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्लोबल डाटा, ठीक है। ग्लोबल डाटा क्या होता है कि ग्लोबल डाटा विच आर डाटा आइटम्स दैट आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू ऑल मॉड्यूल्स थ्रू आउट द सिस्टम एज अपोज टू लोकल डाटा आइटम्स दैट आर एक्सेसिबल ओनली विद अ पर्टिकुलर मॉड्यूल। ग्लोबल डाटा मतलब कि ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया, डाटा मतलब कि ऐसा कोई भी चीज़ जो नॉलेज हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो ऐसी कोई भी डाटा आइटम्स जो कि हर बंदे को, हर मॉड्यूल्स को सिस्टम में पूरे दुनिया में इजीली अवेलेबल हो, उसको ग्लोबल डाटा बोलते हैं। लाइक गूगल है, इसी तरह यूट्यूब है, ठीक है। ये ग्लोबल डाटा आइटम्स है। अब इसमें ये चीज़ें आपको ज़्यादा तसल्ली से करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कंसेप्ट ले लें, आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये कोहेजन है। ये कोहेजन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कोहेजन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की टर्म कोहेजन रेफर्स टू दिस इंटरनल बाइंडिंग। इंटरनल बाइंडिंग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं, सिंपल। अब इसमें हमारे पास जो दो इसकी फॉर्म्स होती हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं। पहले जो इसकी फॉर्म होती है एक वीक फॉर्म होती है। वीक फॉर्म ऑफ जो कोहेजन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल कोहेजन बोलते हैं। वीक फॉर्म ऑफ कोहेजन को लॉजिकल कोहेजन बोलते हैं। इसी तरह मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेजन होती है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेजन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल कोहेजन बोलते हैं, ठीक है। फंक्शनल कोहेजन बोलते हैं जो स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेजन होती है, सही है। इस चीज़ की समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, मैं आपको बता देता हूँ, इंफॉर्मेशन हाइडिंग विच रेफर्स टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग होती है ना, इंफॉर्मेशन हाइडिंग नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि इंफॉर्मेशन को हाइड करना, वो क्या रेफ़र कर रहा होता है, वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। यानी कि इंफॉर्मेशन से रिस्ट्रिक्ट करना है किसी एक पोर्शन को सिस्टम के अंदर ना, किसी एक पोर्शन को। लाइक आपका पूरा पीसी है, उसमें एक ऐसी फाइल है जिसको आपने क्या किया हुआ है, पासवर्ड लगाया हुआ है, तो वो उसमें जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है ना पूरे सिस्टम के अंदर, उसको आपने पासवर्ड लगाया ताकि उसको कोई एक्सेस ना कर सके। तो ये क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग होता है या रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। लाइक अगर आपने कोई अपने मोबाइल में भी किसी एक ऐप पर जो ना वो लॉक लगाया हुआ है, दूसरों पर नहीं है, तो वो भी एक स्पेसिफिक पोर्शन है, वो भी इंफॉर्मेशन हाइडिंग में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो बॉक्स होते हैं, एक ब्लैक बॉक्स होता है, एक वाइट बॉक्स होता है। दोनों में डिफरेंस सिंपल होता है। जो ब्लैक बॉक्स होता है उसके इंटीरियर फीचर्स जो होते हैं ना, इंटीरियर फीचर्स यानी कि वो किस तरह से बना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो जो यूज़र होता है, जो इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको पता नहीं होती, ना ही वो उसको यूज़ कर सकता है, ना ही वो देख सकता है। ये ब्लैक बॉक्स होता है, इसीलिए इसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। जो वाइट बॉक्स होता है उसमें वो देख सकता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस इतना ही है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीन लैंग्वेजेस हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। ये कौन कौन सी हैं भला, C++ है, जावा है, C# है। और इनमें ये जो C++ है ये किसके साथ एसोसिएट करती है, ये एसोसिएट करती है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है। C++ की जो लैंग्वेज है ये C++ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के साथ एसोसिएट करती है। इसी तरह जो जावा है ना, हमारे पास जावा की जो लैंग्वेज होती है ये किसके साथ एसोसिएट करती है, ये करती है
एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस, जिसको API भी बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस, उसके साथ ये रिलेट करती है। इसी तरह जो हमारे पास सी हैश, ठीक है, ये प्रोग्रामर्स की जो लैंग्वेज है, ये किसके साथ एक्सेस करती है, ये .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है, उनके साथ इसका एक्सेस है। तो ये तीनों का अलग अलग एक्सेस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट की। कंपोनेंट विच इज़ बाय डेफिनेशन अ रीयूजेबल यूनिट ऑफ द सॉफ्टवेयर। कंपोनेंट नाम से ज़्यादा होता है, कंपोनेंट क्या होता है, छोटा सा हिस्सा। ये क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है उसका रीयूजेबल यूनिट होता है, यानी कि जिसको हम अगेन एंड अगेन रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको बस इतनी आती हो कि कंपोनेंट इज़ अ रीयूजेबल यूनिट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जस्ट इतना। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट आर्किटेक्चर आ जाता है। फर्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है MCQ, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि मिस ना हो जाएगा कोई भी आपका। उसके बाद इसमें ये है कंपोनेंट आर्किटेक्चर में ऐसा कंपोनेंट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर बेस करता है, ठीक है। इसमें आप इसको पढ़ सकते हो, रिसर्च एंड द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ कंपोनेंट एज लेड टू द इंजीनियरिंग फील्ड नाउन एज कंपोनेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड आल्सो नाउन एज कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है उसमें कंपोनेंट आर्किटेक्चर एक होता है और कंपोनेंट असेंबलर दो होता है। कंपोनेंट आर्किटेक्चर में क्या चीज़ होती है आपको पता है, मैं बता देता हूँ सिंपल, दोनों में डिफरेंस सुन लीजिएगा। जो कंपोनेंट आर्किटेक्चर है और कंपोनेंट असेंबलर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जो पहला हमारे पास है ना कंपोनेंट आर्किटेक्चर, कंपोनेंट आर्किटेक्चर में ये होता है कि जो एक हमारा PC है ना, ये लैपटॉप है, उसके जो स्ट्रक्चर है फिजिकली, जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर लगे हुए हैं वो कौन कौन से होंगे, लाइक उसके जो हार्ड है, उसकी रैम है, ठीक है, उसका जो हवा वाला पंखा, ये सारे कंपोनेंट आर्किटेक्चर आएंगे, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर ही बेस कर रहा है, ठीक है। अब जो कंपोनेंट असेंबलर होता है ना, ये कंपोनेंट असेंबलर ये वाला, ठीक है, कंपोनेंट असेंबलर, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हम सॉफ्टवेयर किस तरह से रन करना होता है, जो प्रोग्रामर होता है मेन, जो उस PC को चला रही होती है, जो चीज़ें चला रही होती हैं, यानी कि हार्ड है तो उसके अंदर जो चीज़ें वो किस तरह से रन होगी, वो कंपोनेंट असेंबलर में आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs की, और वो है डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, डिज़ाइन पैटर्न इज़ अ प्री डेवलप्ड मॉडल फॉर सॉल्विंग अ रिकरिंग प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए पहले से एक मॉडल तैयार किया जाता है, जिसको हम डिज़ाइन पैटर्न बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है और आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द अडेप्टर पैटर्न प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड अप्रोच। द अडेप्टर पैटर्न जो होता है वो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैपिंग बोलते हैं, रैपिंग, ठीक है, रैपिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जावा प्रोग्रामिंग जो है वो किसने प्रोवाइड की थी, तो वो ओरेकल एक कंपनी है उसने प्रोवाइड की थी, एंड द नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। जो जावा प्रोग्रामिंग है वो किसने प्रोवाइड की थी, ओरेकल ने प्रोवाइड की थी। मैं हाईलाइट कर देता हूँ अगेन, ये है ओरेकल, ठीक है, ओरेकल। और जो नेट फ्रेमवर्क है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने प्रोवाइड किया था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है द ओरिजिन ऑफ डिज़ाइन पैटर्न लाई इन द रिसर्च ऑफ क्रिस्टोफर। जो डिज़ाइन पैटर्न था इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ये हुआ था जब रिसर्च की थी ना क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर इन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। ये क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर एक साइंसदान था जिसने इस पर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में इसको रिसर्च की थी, तब जो डिज़ाइन पैटर्न है वो उसकी ओरिजिन हुई थी। डिज़ाइन पैटर्न है क्या, बेसिकली आपको बताया है कि इसमें जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन होता है उसमें जो भी इशू आता है उसको सॉल्व करने के लिए इसमें कैपेबिलिटी होती है, इसमें वो पावर होती है कि उसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इज़ कॉमनली यूज्ड डिज़ाइन पैटर्न वेयर वी नीड टू लूजली कपल्ड सिस्टम, ठीक है। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में जो कंसेप्ट होता है वो हम क्या यूज़ करते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसमें इसमें मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि हम इसमें जो है ना वो रियल टाइम फैक्ट्री कंसेप्ट जो होता है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। आपको ये क्वेश्चन आता है सिंपल, जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ ना ये वाला पोर्शन, इतना कि फैक्ट्री पैटर्न इज़ बेस्ड ऑन रियल टाइम फैक्ट्री कंसेप्ट, कि जो फैक्ट्री वाला डिज़ाइन पैटर्न होता है वो किस कंसेप्ट पर बेस करता है। तो ये आपको पता हो कि वो रियल टाइम फैक्ट्री जो होती है ना, रियल टाइम फैक्ट्री उस पर बेस करता है, जस्ट इतना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका मुखफ़फ़ आपको पता हो, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ASPS, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, ये आपको पता हो। उसके बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है? SQA होता है, इसका आपको मुखफ़फ़ पता हो, इसका मैं मतलब भी बताता हूँ आपको। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस नाम से ज़ाहिर कर रहा है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बना लेते हैं, देन उनकी क्वालिटी की एश्योरेंस करना वो SQA ग्रुप्स का काम होता है। ये क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी क्वालिटी जो होती है उनको चेक करते हैं, और अगर उनमें कोई मिस्टेक हो तो उसको जो है ना वो ये करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास होता है IEEE, ठीक है। IEEE जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ नोन एज IEEE 31028, ठीक है। ये किस स्टैंडर्ड के रिव्यूज़ हैं, और ये IEEE 1028 जो है ना, ये जो है हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको पता हो जनाब। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये वो है प्रीटो प्रिंसिपल। प्रीटो प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्रीटो प्रिंसिपल था वो किसने हमें प्रपोज़ किया था, वो एक विल्फ्रेडो प्रीटो के नाम से एक साइंसदान था, उसने प्रपोज़ किया था। और इसमें क्या होता है, ये रेफरेंस टू द इकोनॉमिस्ट और सोशोलॉजिस्ट था, और इसकी आगे जो चीज़ें होंगी वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आपको इतना पता हो कि प्रीटो प्रिंसिपल को जिसने बनाया था, जिसने प्रपोज़ किया था, वो कौन था? वो था विल्फ्रेडो प्रीटो, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास है बेसिस पाथ टेस्टिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है हमारे पास के अनदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए जो एक और मेथड है वो कौन सा है? बेसिस पाथ टेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि इज़ टू डेवलप ए सेट ऑफ टेस्ट डाटा दैट इंश्योर्स दैट ईच इंस्ट्रक्शन इन द सॉफ्टवेयर इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। इसमें क्या होता है, जो पूरा सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर का सेट ऑफ टेस्ट होता है, उसमें तमाम जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर वो एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट करें, तो इसको हम बेसिस पाथ टेस्टिंग बोलते हैं। मतलब कि एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया है ABC का, आप कह लो, हर एक अलग अलग चीज़ है, A का फंक्शन, B का फंक्शन, C का फंक्शन, तो हर एक फंक्शन एट लीस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट करे, यानी कि हर वर्क करे, सही वर्क करे, हर फंक्शन एक दफ़ा वर्क करे, हर इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा वर्क करे, उसको बेसिस पाथ टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए ही यूज़ होती हैं, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज़ द टेक्निक कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस दैट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग रेंजेस ऑफ डाटा कार्ड इक्विवेलेंस क्लासेस ओवर विच द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ठीक है। जो एग्जांपल होती है ना ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग की, वो कौन सी है? वो है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं, जो रेंजेस होती हैं डाटा की उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम इक्विवेलेंस क्लासेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जस्ट आपको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का पता हो, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये जो हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, इनको समझिएगा। फर्स्ट जो होती है हमारे पास द पर्पस ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है कि इज़ टू डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर इंटरनल कंपोजिशन इज सो दैट द सॉफ्टवेयर कैन बी मेंटेन्ड लेटर इन देयर लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे मैं एक आपको कंसेप्ट देना चाहूँगा। जो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होता है ये मेनली क्या होता है, जो सिस्टम जिस तरह से बना होता है उसकी जो इंटरनल कंपोजिशन होती है उसको बताता है, ठीक है। अब इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछते हैं कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंटेशन है जो क्या करता है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को उसकी लाइफ में अगर कोई उसको मिस्टेक आ जाती है तो उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो जो ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होता है वो कौन सा होता है? वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होता है। यानी कि जब भी सॉफ्टवेयर में कोई भी मेंटेनेंस का प्रोसेस आएगा, उसके नेक्स्ट लाइफ साइकिल में कोई भी मिस्टेक आएगी तो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होता है। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन नाम से ज़ाहिर कर रहा होता है, इसका मतलब होता है कि टेक्निकली जो सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से उसको चलाना है, किस तरह से उसमें जो है ना वो मज़ीद अपडेट्स करनी होती है, ये सारा कुछ। मतलब कि टेक्निकल में ये है कि मोबाइल है आपके पास तो उसको आपने ऑन किस तरह से करना है, उसको ऑफ़ किस तरह से करना है, उस पर कॉल किस तरह से करनी है, ये सारी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती है, ठीक है। और अगर सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए तो हमें मोबाइल में कोई इशू आ गया तो हम वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए सॉल्व करते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट 2 MCQs हैं और दोनों सिंपल से हैं। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिज़ाइन ड्रॉज हेविली फ्रॉम दी
एरियाज़ ऑफ इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग एरियाज़ है। पहला जो एरिया वो क्या है, एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है कि ऐसी फील्ड जिसमें हम क्या करते हैं कि जो ह्यूमंस, जो इंसान होता है, उसकी जितनी भी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ होती हैं उनको हम चेक करते हैं, उसको एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, उनसे डील करने के लिए जो ये शाख है इंजीनियरिंग की बनाई गई है, तो उसके लिए हम एर्गोनॉमिक्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। और अगर हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, जो इंसान की मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, उनको अगर हमने चेक करना है, उनको हार्मोनाइज़ करना है, उनके मुताबिक एक सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो हम कॉग्निटिक्स का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही दफ़ा रिपीट हुआ था कोई थ्री में आई थिंक, तो इसको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद जो थ्री कैटेगरीज़ होती है ना डॉक्यूमेंटेशन की, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया डॉक्यूमेंटेशन का, तो ये तीन तरह के डॉक्यूमेंटेशन होता है। जो पहला डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होता है, पहला डॉक्यूमेंटेशन कौन सा होता है, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होता है। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जिसमें जो यूज़र होता है वो उन चीज़ों को यूज़ कर रहा होता है और बताता है कि इस तरह से हम इस एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करें, इस तरह से करना है। ठीक है, ये यूज़र होता है। और जो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसमें हमारे पास सिस्टम बना हुआ होता है और उसको हमने किस तरह से रिपेयर करना होता है उसकी नेक्स्ट लाइफ साइकिल में, वो हमें बताता है। और जो टेक्निकल थर्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये हमें बताता है कि हमने मोबाइल है, इसको चलाना किस तरह से, सिग्नल किस तरह से, मतलब कि नेट किस तरह से ऑन करना है, व्हाट्सएप किस तरह से चलानी है। ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है। ये तीनों डॉक्यूमेंटेशन की टाइप्स हैं और ये तीनों आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है गोम्स। गोम्स का मॉडल होता है, इसको हम टॉम्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो इसको 1954 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए कि इसको कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, 1954 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास, तो जो गोल्स है ना, गोम्स, जो गोम्स आपने ऊपर देखा है, गोम्स का जो मतलब बनता है, जो गोम्स का एक्रोनेम बनता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके चार एक्रोनेम्स बनते हैं इसके नेम से लिहाज से। फर्स्ट जो जी होता है ना, गोम्स, गोम्स के अंदर जो जी होता है, जी का मतलब होता है गोल्स। जो ओ होता है, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर्स। जो एम होता है, एम का मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास मेथड्स। और एस का मतलब होता है सिलेक्शन रूल्स। सिंपल ये है, मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बताऊँ तो गोम्स का मतलब है गोल्स। गोल्स मतलब हमने पहले गोल सेट करना है कि हमने इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है। ऑपरेटर्स का मतलब है कि हमें उस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स की ज़रूरत है। थर्ड जो हमारे पास है मेथड, तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करें कि हम इन ऑपरेटर से सिस्टम डेवलप कर सकें। और थर्ड होता है सिलेक्शन रूल्स, कि हमने वो तमाम मेथड्स जो है उनको किस तरह से सिलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। गोम्स के ये जो चार लफ्ज़ बनते हैं ना, मैं अगेन इससे हाईलाइट कर देता हूँ लाल से, ये जो इतना है ना, इतना, ये आपको लाजमी आना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक हो गया। अब गोम्स का जो मॉडल होता है, ये बेसिकली वर्क किस पर करता है, तो ये ह्यूमन यूजिंग एन इंटरफेस, ये ह्यूमन का इंटरफेस यूज़ करता है, ये ह्यूमन बिहेवियर पर फाउंड करता है। ये नीचे भी यही एमसीक्यूज़ है, ये मैं आपको मेन चीज़ बताना चाह रहा था। तो कि जो गोम्स का मॉडल होता है ना, ये बेसिकली जो वर्क करता है, ये ह्यूमन की बिहेवियर पर वर्क करता है। या आप अगर कहीं पे ये लिखा हुआ ह्यूमन से रिलेटेड होगा, जहाँ पे भी होगा, अगर ह्यूमन बिहेवियर हो या ह्यूमन इंटरफेस हो, तो वहाँ पे गोम्स का मॉडल आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो इसमें क्या होता है कि गोम्स री एम्फसाइज द रूल दैट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिज़ाइन। अगेन वही चीज़ है कि गोम्स री एम्फसाइज करता है कि जो ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट प्ले करती है, यानी इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिज़ाइन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है, द राइट्स ऑफ द डेवलपर आर फॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन लीगल टर्म्स इन अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। जो एक डेवलपर है जिसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका जो वो लीगल टर्म्स है कि ये इसने बनाया तो इसी के नेम पे सारी ज़िंदगी रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंस बोलते हैं। लाइक जैसे आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवा लेते हो या ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हो, तो वो क्या होता है, वो ड्राइविंग होती है कि आप पक्के ड्राइवर हो, ये आपका मतलब कि लाइसेंस बन जाता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी होता है, ये भी एक लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द ओनर एंड द यूज़र ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट ग्रांट्स द यूज़र एंटरटेन परमिशंस टू यूज़ द प्रोडक्ट विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप राइट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर सॉफ्टवेयर लाइसेंस में बात करें, तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि
फ्री में नहीं होते, उनको बाय करना पड़ता है। तो जो जब बाय करते हो आपको, तब आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस मिल जाता है, जो कि आप यूज़र होते हो, आप उसको यूज़ कर रहे होते हो, और लेकिन फिर भी आप उस सॉफ्टवेयर को आगे नहीं बेच सकते, ठीक है, आप खुद ही यूज़ कर सकते हो। इसी तरह ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस वर्क करता है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, आपने इसको करना है लाजमी। अब आगे बात जो बार हमारे पास पेटेंट लाज। पेटेंट लाज जो होते हैं, वर एस्टेब्लिश टू अलाउ एन इन्वेंटर टू बेनिफिट कमर्शली फ्रॉम एन इन्वेंशन टिपिकली 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट। पेटेंट लॉ होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने कोई रिसर्च किया है, एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा है किसी, आपने कोई एक ऐसी मेडिसिन बता दिया है कि इसके लिए ये अच्छी मेडिसिन है, जो कि आपने मतलब अपने से बताई, पहले से वो मेडिसिन इन्वेंट नहीं हुई थी। तो कोई भी कंपनी आपका, आपने क्या करना है, आपका जो वो रिसर्च आर्टिकल होगा, आपने उसको पब्लिश कर देना है और पेटेंट करवा देना है। ये बहुत सारी वेबसाइट्स पर आपके जो होते हैं ना, वो ऑफिशियल वेबसाइट्स में ये पेटेंट हो जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी फार्मा की कोई भी कंपनी है या कोई भी कंपनी है, वो आपके उस आइडिया के मुताबिक वही मेडिसिन बनाना चाहे, तो वो तब तक नहीं बना सकती जब तक आप उसको परमिशन ना दो और आप उनसे पैसे ना लो, ठीक है। आप परमिशन, आप दोनों के दरमियान जो मुआहदा होगा उसके मुताबिक वो बना सकती है, अदरवाइज़ नहीं बना सकती। तो जो एक पेटेंट लॉ होता है ना, उसकी जो डेट होती है, यानी वो कितना अरसा रहता है, तो वो 20 साल तक रहता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने बताया भी है कि वहाँ पर जो पेटेंट लॉज हैं जितने भी सॉफ्टवेयर में हैं, वो सारे आपको पता होना चाहिए कि कितना कितना टाइम उनकी ड्यूरेशन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रिसर्च इन मोशन। इसका जो मुखफ़फ़ है ये आपको आना चाहिए। इसका मतलब होता है रिसर्च इन मोशन, मीन RIM। द मेकर्स ऑफ द ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स। जो ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स आए थे उनके बनाने वाले ये हैं रिसर्च इन मोशन, RIM। ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने ब्लैकबेरी स्मार्टफोन बनाए थे, ठीक है। उसके बाद NPT या टोटल ऑफ, जो NPT थी वो, तब वो टोटल जो कॉस्ट हुई थी वो 612.5 मिलियन डॉलर्स की हुई थी, ठीक है।